आवाज़ वगैरह चेक कर लीजिए। आ जाऊँ, स्टार्ट करूँ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंबेडकर अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित की जा रही इस विशेष कार्यशाला में। 2 दिन के अंतराल के पश्चात हम वापस मिल रहे हैं, और 2 दिन का अंतराल क्यों रहता है इसके कारण आप जानते हैं, लेकिन रोजाना मैं कारण बताता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी निरंतर सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों से मुझसे पूछते रहते, सर आज क्या हुआ, आज आप आए नहीं। अरे भाई, संविधान सभा के मेंबर्स भी जब नहीं आए तो हम कैसे आ सकते हैं। 30 मई 1949 को संविधान सभा में जो कुछ हुआ उस पर चर्चा 30 मई 2024 को, यानी ठीक 75 वर्ष बाद संविधान सभा के विभिन्न सत्रों पर हूबहू चर्चा करने की हम कोशिश पिछले लगभग 2 वर्षों से कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये रही कि चर्चा उसी दिन हो जिस दिन संविधान सभा की बैठक हुई थी। ठीक 75 वर्ष बाद ये सब काम हो रहा है। ये ऑनलाइन वर्कशॉप है। संविधान सभा के अब तक हम लोग 7 सत्रों पर हूबहू चर्चा कर चुके हैं। 8वां सत्र 16 मई 1949 से 16 जून 1949 के बीच हुआ। लगभग 1 महीना ये सत्र चला। इस 1 महीने की अवधि में 23 दिन बैठकें हुई। तो हम लोग भी उसी अवधि में, यानी 16 मई 1949 की बात 16 मई 2024 को, 30 मई 1949 की बात 30 मई 2024 को, यानी ठीक 75 वर्ष बाद। तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसके कारणों पर मैंने कई बार चर्चा की है। संविधान के संदर्भ में बहुत सारी भ्रामक जो बातें हैं उनको दूर करना, उस संदर्भ में जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करना, संविधान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया को समझना, संविधान सभा की कार्य प्रणाली को समझना, संविधान सभा के कार्यों को समझना, संविधान निर्माताओं को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन कठिनाइयों को समझना और समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि जो संविधान में आस्था रखता है उन्हें भी संविधान समझना चाहिए, और ये संविधान उनके लिए भी है जो संविधान में विश्वास नहीं करते। ये संविधान उनको भी अधिकार देता है। तो क्यों ना फिर इस संविधान के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया समझ ली जाए। तो जूम के साथी और यूट्यूब के जो साथी है उनका मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और 30 मई 1949 को जो कुछ हुआ उस पर हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। बात शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं, आज 3 बातें हैं। एक, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो संविधान सभा के सदस्य हैं, वो एक बिल लेकर आएंगे और वो बिल आज पास होगा। उस पर 1 या 2 मिनट चर्चा करेंगे। उसके बाद में आप लोग जानते हैं भारतीय संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 148, 149, 150, 151 वे अनुच्छेद हैं जिसमें CAG यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG की क्या भूमिका होती है। ऑडिटर जनरल के आगे हमने C यानी कंट्रोलर क्यों जोड़ा है। कंट्रोलर और कंट्रोलर में क्या फर्क होता है। CAG से संबंधित जितना भी जो खर्चा है वो भारित व्यय यानी चार्ज एक्सपेंडिचर है। आज हम ये जानेंगे कि चार्ज एक्सपेंडिचर यानी भारित व्यय क्या होता है, अभारित व्यय क्या होता है। इस संदर्भ में संविधान सभा में किस विषय पर चर्चा हुई उसको हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे राज्यपाल के संदर्भ में। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। राज्यपाल मनोनीत होता है, निर्वाचित होता है। शुरुआत के दौर में हम लोगों ने राज्यपाल निर्वाचन की व्यवस्था की थी। फिर क्या ऐसा हो गया कि राज्यपाल के मनोनयन का सिस्टम लॉन्च किया गया। इन सारे मुद्दों पर आज चर्चा की जाने वाली है। काफ़ी तीखी चर्चा होगी और आप आज देखेंगे कि संविधान सभा ने जिन मुद्दों पर पहले जो निर्णय लिए थे उन निर्णयों को वापस संविधान सभा ने कैसे पलटा, ये सारे मुद्दे आज चर्चा में लिए जाएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं 30 मई 1949 को जो बातें हुई उस पर। ये देखिए, उस दिन वहां पर सोमवार है। हम 2 दिन पीछे चल रहे हैं, ऐसा आप लोगों को कई बार बताया गया। उस दिन वहां पर सोमवार है। भारतीय संविधान सभा के वाद विवाद की सरकारी रिपोर्ट हिंदी संस्करण है। पहले एक बिल आ रहा है, नाम है भारतीय अधिनियम 1946। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेकर आएंगे। आप जानते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी संविधान सभा के सदस्य तो थे ही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी उस सरकार में उद्योग मंत्री भी थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज वो क्या बिल लेकर आएंगे उस पर भी हम हल्की सी चर्चा करेंगे। और इसके बाद अनुच्छेद 124 से 131 पर विचार होगा।
ये जो अनुच्छेद है मसौदा संविधान के हैं, वर्तमान संविधान के नहीं है। वर्तमान संविधान के संदर्भ में अगर आप देखना चाहते हैं तो आज हम सीएजी पर चर्चा करेंगे और राज्यपाल किस तरह से अपॉइंट होता है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी चर्चा उनके मनोनयन और निर्वाचन को लेकर होगी। बहुत लंबी बहस इसी विषय को लेकर होगी, तो आप मानसिक रूप से आज तैयार रहिएगा। तो भाई हंसराज जी, आपका मैसेज मैंने देख लिया है, बस आप तो आ जाइए, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में सुबह 8 बजे बैठक शुरू हो रही है। पहले माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में मैंने बताया, वो भी संविधान सभा के एक एक्टिव मेंबर थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में मैंने आपको पहले ये भी बताया कि महज 33 वर्ष की उम्र में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बन गए, कुलपति बन गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज एक बिल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो उद्योग मंत्री हैं, तो उद्योग मंत्री होने के नाते वो संविधान सभा में एक बिल लेकर आ रहे हैं, उस पर हल्की सी चर्चा। बिल का नाम है भारतीय केंद्रीय सरकार और विधानमंडल के अधिनियम 1946 के संशोधन विधेयक पर यह सभा तुरंत विचार करे। कोई रुई के संदर्भ में एक बिल है, रुई को लेकर संघर्ष है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में। आप जो जानते हैं, संघ सरकार संघ सूची के विषय पर कानून बनाती है, राज्य सरकारें प्रांतीय सूची के विषय पर कानून बनाती है, तो उसको लेकर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बिल लेकर आ रहे हैं जिसमें रुई से संबंधित जो विषय है वो संघ सूची में शामिल करने की बात हो रही है। इसके बाद में सीधा अनुच्छेद ही आएगा, जो आप देख सकते हैं। ये जो अनुच्छेद है, आज मैंने पहले आपको एक बात और भी बताई है। मैंने आपको बताया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वह है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, और मैंने आपको ये भी बताया कि अधिकांश समय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों को रखते हैं, इसके बाद में मेंबर्स उस संदर्भ में संशोधन रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि प्रारूप समिति के जो अन्य मेंबर है, कभी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कभी गोपाला स्वामी आयंगर साहब, कभी के.एम. मुंशी जी, कभी मोहम्मद सादुल्ला जी, तो कभी टी.टी. कृष्णमाचार्य जी खुद आपको अनुच्छेद रखते हुए दिखाई देंगे। ऐसा होता है। आज शुरुआत वहीं से हो रही है। प्रारूप समिति के एक महत्वपूर्ण सदस्य टी.टी. कृष्णमाचार्य जी आज सीएजी के संदर्भ में अनुच्छेद के प्रस्तावक है, वो अनुच्छेद लेकर आ रहे हैं। आज अंबेडकर साहब प्रस्तावक के रूप में आपको अभी दिखाई नहीं देंगे। ये बताने का उद्देश्य खाली इतना है कि आपको इस बात समझ में आ जाए कि अकेले अंबेडकर साहब ही अनुच्छेद नहीं रखते थे, और भी लोग अनुच्छेद रखने का काम करते थे। तो टी.टी. कृष्णमाचार्य जी क्या कह रहे हैं? श्रीमान, मैं ये प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि, क्या प्रस्ताव उपस्थित करता हूं? संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 1975 के संदर्भ में अध्याय 5 में जहां कहीं पर भी ऑडिटर जनरल शब्द आया है, उसके स्थान पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल शब्द रखा जाए। इसका मतलब यह हुआ कि प्रारूप समिति ने जो मसौदा तैयार किया, जो ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें ऑडिटर जनरल शब्द लिखा हुआ था, खाली ऑडिटर जनरल। टी.टी. कृष्णमाचार्य जी प्रस्ताव लेकर आए कि जहां जहां ऑडिटर जनरल लिखा हुआ है वहां ये लिख दीजिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी सीएजी, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यहां मैं ये बात भी बताना चाह रहा हूं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी इस पद का उल्लेख था, लेकिन उस समय इस पद का नाम था केवल ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल ही लिखा हुआ था। अब टी.टी. कृष्णमाचार्य जी कह रहे हैं कि इसकी जगह पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल लिखा जाए। मैंने स्पष्ट कर दिया कि 1935 के अधिनियम में अगर ऑडिटर जनरल लिखा हुआ था तो मसौदा संविधान में भी ऑडिटर जनरल ही लिखा हुआ था। लेकिन टी.टी. कृष्णमाचार्य जी, जो कि खुद प्रारूप समिति के सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि इसके आगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इस प्रकार की शब्दावली जोड़ दी जाए। तो आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न आना चाहिए, ये कंट्रोलर, COMPTROLLER, ये कंट्रोलर क्या होता है? आगे जरा देखिएगा क्या कह रहे हैं कृष्णमाचार्य जी। ये संशोधन एक साधारण कारण को ध्यान में रखे उपस्थित किया गया है। संविधान के मसौदे में महालेखा परीक्षक को केवल लेखा परीक्षण का ही कार्य नहीं दिया गया है,
बल्कि सरकार के व्यय पर नियंत्रण रखने का कार्य भी दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1935 में जहां कहीं महालेखा परीक्षक शब्द आया है वहां उसके दोनों कार्य समझे गए हैं। किंतु चूंकि यह संभव है कि हम संसद को महालेखा परीक्षक नाम का ऐसा होना चाहिए कि इस संविधान के मसौदे में उसे जो शक्तियां प्रदान की है उनके अनुसार जिन कर्तव्यों का पालन उसे करना है वे सब उसमें व्यक्त हो जाए। एक्चुअली में ऑडिटर जनरल 1935 के अधिनियम में लिखा हुआ था, मसौदा संविधान में भी ऑडिटर जनरल लिख दिया। कृष्णमाचार्य जी कह रहे हैं कि जब ऑडिटर जनरल 1935 के अधिनियम में था तब भी वो दो काम करता था, दो काम अब भी करेगा। तो जब दो काम अब भी करेगा तो इसका नाम फिर ऐसा क्यों नहीं रख लेते जिससे कि उसके दोनों काम स्पष्ट हो जाए। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं ऑडिटर जनरल करता क्या है। ऑडिटर जनरल भारत सरकार जितना भी पैसा खर्च करती है उसकी ऑडिट करने का काम करता है ऑडिटर जनरल। आपको यह बात मालूम होनी चाहिए। इसके आगे शब्द जोड़ा जा रहा है कंट्रोलर, COMPTROLLER। इसका मतलब होता है नियंत्रक। कंट्रोलर है, कंट्रोलर नहीं है। कंट्रोलर का मतलब भी हिंदी में नियंत्रक ही होता है और कंट्रोलर का भी हिंदी में मतलब नियंत्रक ही होता है, लेकिन कंट्रोलर और कंट्रोलर में अंतर है। कंट्रोलर जो होता है धन खर्च करने से पहले यदि उसे पूछकर धन खर्च किया जाता है तो उसे कंट्रोलर कहते हैं, CONTOR, कंट्रोलर। लेकिन कंट्रोलर का मतलब है कि धन खर्च कर दिया गया है, उसकी जांच करेगा। वो धन जिस मद के लिए खर्च करने के लिए कहा गया था उसी मद पर खर्च किया कि नहीं किया, यह सब देखने का उसका काम होता है। इस वजह से कंट्रोलर और कंट्रोलर में फर्क है। हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 148 में जिस पद का उल्लेख है वो कंट्रोलर नहीं है, क्योंकि धन खर्च करने से पहले उसे पूछा नहीं जाता है। धन खर्च करने के बाद उसकी भूमिका बढ़ जाती है। तो इस वजह से उसका नाम कंट्रोलर ना होकर कंट्रोलर है। ये बात भी अपने को मालूम होनी चाहिए। उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो कुछ गर्मी अर्मी कम पड़ी कि नहीं पड़ी आपकी जगह पर? मीणा साहब, जयपुर में गर्मी ठीक है? कल से हमारे यहाँ पर थोड़ा सा असर कम हुआ है। हाँ, जोधपुर में असर कम है बिल्कुल। 2 दिन से, कल से। हाँ, पहले से नहीं, पहले तो हालत हम सबकी खराबी हो रही थी। इसके बाद में टीटी कृष्णमाचार्य जी एक अन्य संशोधन भी उपस्थित करना चाहते हैं। टीटी कृष्णमाचार्य जी कह रहे हैं कि वो संशोधन संख्या जो है वो बाद में पेश किया जाएगा। बी दास का नाम पुकारा जाता है। बी दास जो कि उड़ीसा से है। नहीं, ये दिल्ली में 52 है, ये बिल्कुल गलत है। मैं सहमत नहीं हूँ भाई निकेश भाई। हालांकि पॉलिटी का शिक्षक हूँ, मुझे टेम्परेचर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन दिल्ली में 52 है, इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। 52 बहुत ज़्यादा होता है भाई। 52 से दुखदुखी हो जाती है, समझ रहे हैं आप? 52 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ये पता नहीं कैसे छप गया है अखबारों में, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन 52 हो नहीं सकता। खैर, साइंस के जो लोग जुड़े हुए हैं वो बताएंगे, हाँ मशीन गलत बता दी, हाँ ऐसा हो सकता है। खैर, अब देखिए महत्वपूर्ण बात सुनिए। बी दास एक अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं। आप लोग जानते हैं ना, भारतीय संविधान अगर आप लोगों ने थोड़ा सा देख रखा है ढंग से तो आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनकी नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और आप पढ़ेंगे कि इस संदर्भ में राष्ट्रपति वारंट जारी करता है, राष्ट्रपति की सील के साथ इनकी नियुक्तियां की जाती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, जैसे हाई कोर्ट के जजेज हैं, जैसे गवर्नर है, ये सब राष्ट्रपति के वारंट के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। आपने भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 देखा है तो अनुच्छेद 148 में भी ये लिखा हुआ है कि सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति इस संदर्भ में वारंट जारी करेंगे, ऐसा आप पढ़ेंगे। राष्ट्रपति जब नियुक्ति पत्र जारी करता है तो राष्ट्रपति की सील लगी हुई होती है, उसे हम लोग वारंट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के संदर्भ में है, हाई कोर्ट के जजेस के संदर्भ में है, इवन राज्यपालों की नियुक्ति के संदर्भ में, सीएजी के संदर्भ में भी। लेकिन भारत के संविधान का जो मसौदा तैयार करके प्रारूप समिति के द्वारा जब मसौदा संविधान सभा में रखा गया था उस समय यह प्रावधान नहीं किया गया था। यूट्यूब वालों, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा चुका है।
उस समय ये प्रावधान नहीं किया गया था। ये प्रावधान बी दास एक अमेंडमेंट लेकर आए, बी दास अमेंडमेंट लेकर आए और उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के द्वारा जब नियुक्ति की जाएगी सीएजी की तो वो अब एक वारंट जारी करेगा। ये किसका प्रस्ताव था? बी दास का था। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्या कह रहे हैं बी दास। अनुच्छेद 124 के खंड प्रेसिडेंट शब्द के बाद बाई वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, वो वारंट के द्वारा सीएजी की नियुक्ति करेगा। ये प्रावधान के संदर्भ में संशोधन संविधान सभा में बी दास लेकर आए थे। ये थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। एक बार स्टेट पीएससी में प्रश्न पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सी नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं, वारंट जारी नहीं करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, हाई कोर्ट के जजेस के लिए, राज्यपाल के लिए, सीएजी के लिए, एससी कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए, एसटी कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए, ओबीसी कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं। महान्यायवादी के लिए नहीं करते हैं, यूपीएससी मेंबर्स के लिए नहीं करते हैं, सीवीसी के लिए नहीं करते। यही तो बात है, कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। और ये प्रस्ताव सीएजी के संदर्भ में किसकी वजह से आ रहा है? बी दास के संदर्भ में आ रहा है। ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर इसके बाद में टीटी कृष्णमाचारी जी और क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मेरा एक संशोधन और है। टीटी कृष्णमाचारी जी खुद प्रारूप समिति के मेंबर है। Every person appointed to be the Comptroller and Auditor General of India shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the President or some person appointed in that behalf by him an affirmation or oath according to the form set out for the purpose in this third schedule. In the third schedule, वो कह रहे हैं कि मेरे माननीय मित्र श्री बी दास ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसका ये बहुत कुछ अनुवर्ती संशोधन है। एक्चुअली में बी दास ने कहा कि वारंट के साथ राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे और टीटी कृष्णमाचारी जी कह रहे हैं कि उन्हें एक शपथ दिलाई जाएगी, उन्हें प्रतिज्ञान कराना होगा और वो भारतीय संविधान के अनुसूची 3 में जो शपथ और प्रतिज्ञान का जो प्रारूप दे रखा है उसके अनुसार वो शपथ या प्रतिज्ञान करेंगे। मेरा एक प्रश्न है मेरे 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 जूम के साथियों से और यूट्यूब के साथी दोनों से, बताओ जरा, ये प्रतिज्ञान इंग्लिश में कहते हैं एफर्मेशन, ये क्या है यार? शपथ तो समझ में आती है, प्रतिज्ञान क्या है? एफर्मेशन बताइए। अगर आपने आज बता दिया तो मैं मान के चलूंगा कि हमारा वर्कशॉप जिस उद्देश्य को लेकर हम आयोजित कर रहे हैं वो सफल हो जाएगा, क्योंकि इस पर चर्चा हमने कई बार की है। शपथ तो आपको पता है, राष्ट्रपति जी शपथ लेते हैं, राज्यपाल शपथ लेते हैं, लेकिन इसमें एक शब्द आया है प्रतिज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं एफर्मेशन। ये प्रतिज्ञान क्या होता है? अर्पित भाई, क्या बात है, क्या बात है। अर्पित भाई ने सबसे पहले जवाब दिया कि जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं वो प्रतिज्ञान करते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं वो शपथ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति नास्तिक है, वो आस्तिक नहीं है, वो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है। तो ईश्वर में आस्था नहीं रखता तो आप उसे कैसे मजबूर कर सकते हो कि मैं ईश्वर के नाम पर यह शपथ लेता हूं? तो हमारे संविधान निर्माता का विजन देखिए कि कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जो ईश्वर में आस्था नहीं रखता है तो वो क्या करेगा? वो प्रतिज्ञान करेगा, प्रतिज्ञान करेगा। यस, ये बात मालूम होनी चाहिए। इस पर हमने डिस्कशन किया था 7वें अधिवेशन में। चलिए, तो इस प्रकार की बातें की जा रही है। इसके बाद में आप देखिए एक और संशोधन टीटी कृष्णमाचारी जी लेकर आए हैं। टीटी कृष्णमाचारी जी ही आज संशोधन लेकर आ रहे हैं। टीटी कृष्णमाचारी जी ही आज अनुच्छेद को रख रहे हैं। सीएजी के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे हैं। टीटी कृष्णमाचारी जी का संशोधन जो है वो देखिए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट द कंडीशन ऑफ सर्विसेज ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टाफ ऑफ द सीएजी shall be such as may be prescribed by the rules made by the CAG, provided that the rules made under this clause shall, so far as they relate to salaries, allowances, leaves or pension, require the approval of the president। यहाँ मैं आपको एक बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यहाँ एक फिर प्रॉब्लम आएगी। आपने 3-4 रोज पहले सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में बहुत सारे अनुच्छेदों को पढ़ा था और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं। आप लोगों ने ये जाना था कि सुप्रीम कोर्ट में जो अधिकारी, कर्मचारी, जो स्टाफ वगैरह लगते हैं, उनकी नियुक्ति, उनकी सैलरी, उनकी सर्विस कंडीशन के संदर्भ में जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश लेते हैं। ऐसे हम लोगों ने डिस्कस किया था।
मैंने आप लोगों को ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी कि मसौदा समिति ने जो मसौदा तैयार किया था उसमें यह प्रावधान किया गया था कि मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति के साथ परामर्श करने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों कर्मचारियों की अपॉइंटमेंट और उनकी सर्विस कंडीशन के संदर्भ में रूल्स बनाएंगे। लिखा हुआ था कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। फिर आप जानते हैं कि बहस हुई और संशोधन लाया गया और कंसल्टेशन शब्द हटा दिया गया और उसकी जगह पर एक शब्द लाया गया अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है अनुमोदन, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अधिकारियों की सेवा शर्तों के संदर्भ में जो भी नियम बनाएंगे वो राष्ट्रपति के अनुमोदन से बनाएंगे। हमारा डिस्कशन इस विषय पर हुआ था। कंसल्टेशन का मतलब होता है परामर्श करना, अनुमोदन का मतलब होता है कि अगर आप हाँ कहोगे तो ही होगा। तो परामर्श और अनुमोदन में बड़ा फर्क है, इस पर अंतर पर हमने चर्चा की थी। और उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट के इस विषय पर जब चर्चा हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने इसको कंसल्टेशन शब्द को हटाकर अप्रूवल रखने का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि अप्रूवल शब्द रखने से सुप्रीम कोर्ट की जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित होती है। इसका कारण यह है कि राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त करने का मतलब है मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त करना, और मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त करने का मतलब है कार्यपालिका। तो इस प्रकार से न्यायपालिका कार्यपालिका के दबाव में आ जाएगी। ऐसे विषय पर हमने चर्चा की थी। आज आप देखेंगे कि हम भारतीय संविधान के उस अनुच्छेद पर चर्चा कर रहे हैं जो सीएजी के संदर्भ में है। सीएजी के संदर्भ में विभिन्न जो अनुच्छेद रखे जा रहे हैं वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के एक मेंबर टीटी कृष्णमाचारी जी के द्वारा रखे जा रहे हैं। पहला जो बात कही गई, उन्होंने कहा कि ऑडिटर जनरल की जगह पर इसका नाम होना चाहिए सीएजी, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फिर यह कहा गया, एक संशोधन इसके ऊपर लाया गया, बी दास के द्वारा लाया गया, कि जब भी सीएजी की नियुक्ति की जाएगी तो राष्ट्रपति इस संदर्भ में वारंट जारी करेगा। एक संशोधन यह है। फिर टीटी कृष्णमाचारी जी उससे थोड़े आगे बढ़े और कहा कि अनुसूची 3 में जो शपथ और प्रतिज्ञान का जो प्रारूप दे रखा है उसके अनुरूप शपथ और प्रतिज्ञान सीएजी को लेना होगा, यह प्रावधान किया गया। फिर यह बात आई कि अब सीएजी के कार्यालय का जितना भी खर्चा वगैरह जो भी आएगा उन खर्चे का निर्धारण सीएजी करेगा। सीएजी उसके संदर्भ में रूल्स बनाएगा और वे जो भी रूल्स है, चाहे वो सैलरी से संबंधित हो, चाहे वो अलाउंसेस से संबंधित हो, चाहे वो छुट्टियों के संदर्भ में हो, चाहे वो पेंशन के संदर्भ में हो, इन रूल्स के संदर्भ में राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। अप्रूवल लिखा हुआ है। अप्रूवल शब्द यहां पर फिर है। मैं यही तो कह रहा हूं कि संविधान सभा के इन विभिन्न सत्रों पर जब हम लोग ऑनलाइन बहस का जब आयोजन करते हैं तो इसके पीछे कंसेप्ट यही है कि आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से शब्द कंसल्टेशन से अप्रूवल आया। ये देख लीजिए, ये टीटी कृष्णमाचारी जी ने कहा, मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा, रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के अनुमोदन की उसमें आवश्यकता होगी। आगे जरा देखिए क्या कह रहे हैं। श्रीमान अनुच्छेद 124 के खंड 4 के स्थान पर यह आ जाएगा और इससे उसका अर्थ विस्तृत हो जाएगा। इसमें यह उपबंध रखा गया है कि अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ते, निवृत्ति वेतनों को निश्चित करने में महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति से केवल परामर्श ही नहीं लेगा बल्कि उसकी स्वीकृति भी प्राप्त करेगा। यह सब कुछ संबंधित प्राधिकारियों के विवेक पर निर्भर है, क्योंकि इनका प्रभाव उस सिद्धांत पर भी पड़ सकता है जो भारत सरकार के अधीन अन्य सेवाओं के संदर्भ में अपनाया गया। इस संशोधन के संदर्भ में कोई विवाद नहीं हो सकता क्योंकि इससे केवल वर्तमान मसौदे में सुधार होता है। मैं इसे उपस्थित करता हूं, ऐसा टीटी कृष्णमाचारी जी कह रहे हैं। तो भाई देखिए, संविधान सभा की इस बहस पर जब हम लोग हूबहू चर्चा कर रहे हैं तो इसका फायदा यही है, आप खाली सुन लें इसका कोई मजा नहीं आएगा। आप कंसेप्ट को समझिए, भारितव्यय क्या होता है, शपथ और प्रतिज्ञान में क्या अंतर होता है, कंसल्टेशन और अप्रूवल में क्या अंतर होता है, कंट्रोलर और कंट्रोलर में क्या अंतर होता है, ऑडिटर जनरल के आगे कंट्रोलर क्यों लगाया जा रहा है। ये सब नहीं समझेंगे तो ये वर्कशॉप नहीं है, फिर ये एक तरफा संवाद है जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। मेरे एक भाई यूट्यूब के साथी कह रहे हैं कि हरि विष्णु कामत ने इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप यूट्यूब के लक्की भाई, आप सही कह रहे हैं कि अफर्मेशन और जो शपथ वाली जो बात थी वो उन्होंने हरि विष्णु कामत साहब की वजह से आई है, ये बात ठीक है। अब देखिए, टीटी कृष्णमाचारी जी एक और संशोधन लेकर आए और वो बहुत ध्यान से सुनना है।
वो बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे रोकेगा, मैं आज समझाऊंगा, क्योंकि ये टेक्निकल वर्ड्स है। वो एक संशोधन और लेकर आए टीटी कृष्णमाचार्य जी, क्या कह रहे हैं? द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द CAG, अलाउंसेस, सैलरी, पेंशंस payable to or in respect of the CAG and members of his staff shall be charged upon the revenue of India। टीटी कृष्णमाचार्य जी आज एक और संशोधन लेकर आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि CAG के स्टाफ जो है, CAG का जो कार्यालय है, उसका खर्चा जो भी होगा वो भारत का जो राजस्व है उस पर भारित होगा, चार्ज एक्सपेंडिचर होगा, भारित व्यय होगा, ऐसा वो कह रहे हैं टीटी कृष्णमाचार्य जी। जरा मुझे बताइए, भारित व्यय से आपका क्या अभिप्राय है? व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज एक्सपेंडिचर? भारित व्यय से क्या अर्थ है, ये बताएंगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, वर्कशॉप जीवंत हो जाएगी। कोई धन जो होता है वो भारित होता है या अभारित होता है? तो मेरा प्रश्न ये है, भारित और अभारित में फर्क क्या है? एक भाई ने जवाब दिया, हरमन, बहस होती है लेकिन वोटिंग नहीं होती है संसद में। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा खर्चा जिस पर संसद में आप बहस तो कर सकते हो, लेकिन जिस पर मतदान नहीं होता है उसे हम भारित व्यय कहते हैं। हम हमारे संविधान में बहुत सारे पदों से संबंधित खर्चों को इस प्रकार का खर्चा बना रखा है कि संसद उसके ऊपर बहस तो कर सकती है लेकिन उसके ऊपर मतदान नहीं करती है। हमारे संविधान निर्माताओं की ये सोच थी कि संविधान में कुछ पद ऐसे होने चाहिए जिनसे संबंधित खर्चों पर संसद अगर वोटिंग करेगी, संसद अगर मतदान करेगी, तो ऐसी स्थिति में वो संसद के दबाव में आ सकते हैं। उन्हें दबाव से मुक्त रखा जाए, उन्हें स्वतंत्र रखा जाए, ताकि वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्यों को सही ढंग से कर सके। इसलिए हमने कुछ ऐसा खर्चा रखा है जिस पर संसद चाहे जितनी बहस कर सकती है लेकिन मतदान नहीं करेगी। ऐसा व्यय भारित व्यय कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की सैलरीज, हाई कोर्ट के जजेस की सैलरीज, उनसे पेंशन, उनके प्रशासन का जो खर्चा, CAG से संबंधित जो खर्चा, ये सब भारित व्यय होता है। संसद मतदान नहीं करती है, बहस करती है। ऐसा करना जरूरी है ताकि उन पदों को स्वतंत्र रखा जाए। आज टीटी कृष्णमाचार्य जी CAG के संदर्भ में इसी प्रकार का एक संशोधन लेकर आए कि CAG के स्टाफ का जितना भी जो खर्चा वगैरह होगा, पेंशन से संबंध में, सैलरी के संदर्भ में, उनके भत्ते, अलाउंसेस के संदर्भ में, वो सारा खर्चा संसद पर भारित होगा। इस प्रकार का प्रावधान किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से बड़ा आपको आनंद आएगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसे व्यय को भारित व्यय कहा जाता है जिनके संदर्भ में, अरे भाई बिल्कुल गलत कह रहे हो हंसराज, लोकसभा में मतदान होता है, बिल्कुल गलत है, एकदम उल्टा बोल रहे हो एकदम उल्टा बोल रहे हो। खैर, वो आगे कह रहे हैं, श्रीमान, इसमें तथा अनुच्छेद 124 के खंड 5 में एक ही सिद्धांत सन्निहित है। अंतर केवल इतना है कि इसमें CAG के कार्यालय के प्रशासन संबंधी व्यय का उल्लेख है, जिसमें वास्तव में आकस्मिक व्यय, यात्रा व्यय इत्यादि शामिल है। इससे पूरा चित्र सामने आ जाता है। अब अध्यक्ष आप कह रहे हैं अब जितने संशोधन रखने थे वो रख दिए गए हैं, अब संविधान सभा इस पर विचार विमर्श कर सकती है। आपको मालूम है ना सिस्टम, संविधान सभा किस तरह से कार्यवाही करती है? प्रारूप समिति की ओर से अधिकांश समय डॉक्टर BR अम्बेडकर किसी एक अनुच्छेद को रखते हैं। अनुच्छेद को रखने के पश्चात संविधान सभा के विभिन्न सदस्य उसके ऊपर संशोधन रखते हैं। संशोधन रखने के पश्चात संविधान सभा के अन्य मेंबर्स जिन्होंने संशोधन नहीं रखे वो अपनी बात को रखते हैं, और उसके बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर उन सारी बातों का जवाब देते हैं जो अपने अनुच्छेद में रखी गई है। विभिन्न संशोधनों को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बाद में डॉक्टर अम्बेडकर बोलते हैं। अधिकांश समय डॉक्टर अम्बेडकर ही इस दायित्व का निर्वहन करते हैं। कभी कभी प्रारूप समिति के अन्य मेंबर KM मुंशी जी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अयंगर साहब, आज जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं टीटी कृष्णमाचार्य जी। टीटी कृष्णमाचार्य जी ने CAG के संदर्भ में अनुच्छेद रख दिया और वे खुद ही उसमें कई सारे संशोधन के लिए प्रस्ताव रख रहे हैं। जैसे मैंने कहा, AG के आगे C लगा दीजिए, ये भी प्रस्ताव उन्होंने रखा। एक मेंबर B दास, उन्होंने कहा कि वारंट जारी करवाइए। फिर टीटी कृष्णमाचार्य जी खुद कह रहे हैं कि 3rd शेड्यूल में जो शपथ दे रखी है उसके अनुसार वो शपथ लेंगे। फिर वो ये कह रहे हैं कि उनका जितना भी जो खर्चा आएगा वो संसद पर भारित होगा। ये सारे संशोधन और अनुच्छेद रख दिए गए।
अब संविधान सभा के विभिन्न सदस्य उस पर अपने विचार रखेंगे। मुझे लगता है कि ये इस तरह से अगर आपको बात बताई जाए तो ऐसी स्थिति में सारी बात स्पष्ट हो जाएगी कि चल क्या रहा है। पहले व्यक्ति है आर.के. सिद्धवा जी। आर.के. सिद्धवा जी आ रहे हैं अपने विचारों को रखने के लिए। मध्य प्रांत और बरार से हैं। मध्य प्रांत और बरार, ये मध्य प्रांत और बरार कहाँ है आजकल? मध्य प्रांत और बरार कहाँ पर है? एमपी। क्या बात है, दुर्गा जी ने बताया एमपी। बहुत बढ़िया, एकदम सही है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पूछो क्यों जानना जरूरी, मैं बता रहा हूं। आप जानते हैं ना, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, आर्टिकल 164 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ये आपने पढ़ा होगा 164 में। पता है नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में, उड़ीसा के संदर्भ में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति करेगा। तो आप कह रहे हो तो हम क्या करें, अभी क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब आप इससे संबंधित अनुच्छेद पे 2 या 3 दिन बाद में जब पहुंचोगे तो मध्य प्रदेश आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वहां लिखा हुआ मिलेगा मध्य प्रांत एवं बरार। मसौदा संविधान में क्या लिखा है? मध्य प्रांत और बरार में एक जनजातीय मंत्री की नियुक्ति की जाएगी। तो मध्य प्रांत और बरार आपको मालूम तो होना चाहिए ना है क्या, कि जिसे आजकल हम लोग मध्य प्रदेश कहते हैं उसके लिए मध्य प्रांत और बरार शब्द है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। खैर, क्या कह रहे हैं आर.के. सिद्धवा जी? अध्यक्ष महोदय, इस अनुच्छेद तथा इसके संदर्भ में उपस्थित किए गए संशोधनों के बारे में मुझे थोड़ी सी बातें कहनी है। कह दीजिए। महालेखा परीक्षक का पद इतना महत्वपूर्ण है कि इस संविधान के आर्थिक उपबंधों को प्रयोग में लाने वाले अधिकारियों में मैं उसको सर्वप्रथम स्थान देता हूँ। महालेखा परीक्षक का विधानमंडल और कार्यपालिका में कभी भी कोई संबंध नहीं रहना चाहिए। ये कह रहे हैं कि सीएजी का कोई संबंध व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से नहीं होना चाहिए। वह हमारे धन का प्रहरी होगा, इसलिए उनकी स्थिति इतनी सुदृढ़ बना देनी चाहिए कि उस पर किसी भी बड़े से बड़े व्यक्ति का प्रभाव न पड़ सके। इस दृष्टि से मुझे इसकी प्रसन्नता है कि सीएजी को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ संशोधन उपस्थित किए गए हैं। इस प्रकार के संशोधन और तदनुसार संशोधित अनुच्छेद का मैं स्वागत करता हूं। फिर वो कह रहे हैं कि एक कृष्णमाचार्य जी ने एक संशोधन और रखा है जिसमें जो खर्चा है वो भारित होगा। इस बारे में वो क्या कहते हैं? मैं इस संशोधन जिसका उद्देश्य सीएजी और उसके कार्यालय का व्यय भारतीय राजस्व पर भारित किया जाए, मैं इसका विरोध करता हूं। जिस समय भारत मंत्री इस देश पर शासन करता था उस समय 1935 के अधिनियम के अधीन कुछ व्यय राजस्व पर भारित होते थे। अब सिद्धवा जी कह रहे हैं कि भाई अच्छा है, आप सीएजी को मजबूत बनाना चाह रहे हो, मैं उसका स्वागत करता हूं। आप सीएजी को कार्यपालिका और विधानमंडल के नियंत्रण से बाहर रखना चाह रहे हैं, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। लेकिन आप सीएजी के कार्यालय से संबंधित जो खर्चा है वो संसद के भारित व्यय घोषित करना चाह रहे हैं, मैं इसका विरोध करता हूं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। वो कह रहे हैं कि 1935 के अधिनियम में इस प्रकार का उल्लेख था, उस समय अंग्रेजों का शासन था, अब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा वो प्रश्न पूछ रहे हैं। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल गलत है मेरे भाई, बिल्कुल गलत बोला आपने। 10 राज्य नहीं है ये। 10 राज्य जो आप कह रहे हो ना वो पैसा के संदर्भ में है। पैसा, PESA समझते हो? पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। ये 10 राज्य आप उसके संदर्भ में बता रहे हो। हम यहाँ पर जनजातीय मंत्री की नियुक्ति की जो बात कर रहे हैं उसमें 10 राज्य नहीं, उसमें 4 राज्य, आप देख लीजिएगा। यस, खैर, बी दास क्या बोल रहे हैं? श्रीमान, अनुच्छेद 124 को संशोधित करके जो रूप दिया गया है उस पर मुझे प्रसन्नता है। विदेशी शासन के अधीन में पिछले संसद का 23 वर्ष तक सदस्य रहा, जबकि भारत मंत्री सीएजी को नियुक्त करता था उसको ये आदेश दिया जाता था कि अर्थ विभाग की सनकों के विरुद्ध वो कुछ ना लिखे। उस समय के यूरोपीय अधिकारियों के संदर्भ में यदि कोई अनियमित बातें होती थी तो उनके संदर्भ में वो कुछ भी नहीं लिखता था। बी दास कह रहे हैं कि मुझे सांसद रहने का बड़ा लंबा अनुभव है और अंग्रेजों के समय एजी, उसका नाम उस समय एजी हुआ करता था, ऑडिटर जनरल हुआ करता था। तो एजी कुछ भी नहीं करता था,
अंग्रेजी सरकार के समय वो गवर्नर जनरल जैसा कहता वैसा ही करता था। लेकिन चूंकि अब हमारा देश आज़ाद हो गया है, अब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन नहीं रहा, हम अपना खुद का संविधान बना रहे हैं, हम सीएजी को पूरी तरह से स्वतंत्र रखें। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, ये प्रश्न इसी तरह से बनते हैं और हमारे मित्र लोग जो हैं, प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करने वाले लोग हैं, वो ये समझ नहीं पाते हैं कि प्रश्न की भाषा क्या है। जैसे आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए, ऑडिटर जनरल का पद स्थापित किया गया 1860 में, 1919 में, 1935 में, 1947 में, 1950 में, आंसर अलग होगा। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए सीएजी पद स्थापित किया गया 1919 में, 1935 में, 1947 में, 1950 में, तो सीएजी पद की स्थापना कब हुई? 1919, 1935, 1947, 1950? याद रखिएगा, आंसर होगा 1950, क्योंकि 1950 से पहले उसको एजी कहा जाता था, ऑडिटर जनरल कहा जाता था। यही तो बात है, यही समझने की आवश्यकता है। इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप ये कंसेप्ट क्लियर करें कि एजी से सीएजी कैसे हुआ, और सीएजी में भी सी का मतलब कंट्रोलर क्यों है, कंट्रोलर क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में धन खर्च करने से पहले सीएजी से पूछा नहीं जाता है। भारत में धन खर्च करने के बाद सीएजी उसकी जांच करता है कि धन जो खर्च किया गया वो सही किया गया है या नहीं किया गया। इस वजह से हमारे यहाँ पर सी का मतलब कंट्रोलर नहीं है, हमारे यहाँ पर सी का मतलब कंट्रोलर है। कंट्रोलर का मतलब धन खर्च होने के बाद में हिसाब किताब की जांच करने वाला, और कंट्रोलर का मतलब होता है धन खर्च करने से पहले भी उससे पूछा जाए और धन खर्च करने के बाद वो वापस पूछ सकता है कि तुमने धन सही खर्च किया या नहीं किया। तो वी शुड बी अवेयर अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रोलर एंड कंट्रोलर। दैट्स व्हाई वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस टाइप ऑफ द वर्कशॉप। मुझे लगता है कि हम लोगों को इसी वजह से इस प्रकार के वर्कशॉप आयोजित करने चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब विश्वनाथ दास जो कि उड़ीसा से हैं, वो क्या कह रहे हैं? श्रीमान, मेरे माननीय मित्र श्री टीटी कृष्णमाचारी ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसमें दो विपरीत दृष्टिकोणों के बीच का दृष्टिकोण अपनाया है। इसके पूर्व कि मैं अपने माननीय मित्र के संशोधन की सार्थकता प्रदर्शित करूं, उचित यह होगा कि मैं माननीय सदस्यों को सीएजी के कृत्यों का दिग्दर्शन कराऊं। ये कहना गलत होगा कि मेरे माननीय मित्र अपने संशोधन द्वारा जो प्रस्ताव उपस्थित कर रहे हैं उनसे विधानमंडल की शक्ति, प्रतिष्ठा और उत्तरदायित्व किसी प्रकार से सीमित हो जाते हैं। हमें इसे समझते हैं कि विधानमंडलीय विधि बनाने के लिए सक्षम है। विधि का निर्वचन न्यायपालिका करती है। श्रीमान, कार्यपालिका जिस धन को व्यय करेगी उसकी स्वीकृति संसद प्रदान करेगी, और वास्तव में संसद द्वारा स्वीकृत धन को ही कार्यपालिका यथेष्ट रूप से व्यय कर सकती है। इसकी परीक्षा कौन प्राधिकारी करेगा कि संसद द्वारा स्वीकृत धन को यथेष्ट रूप से व्यय किया गया या नहीं? इस महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए संसद ने विधि के अधीन एक नए प्राधिकारी की व्यवस्था की, और यह प्राधिकारी सीएजी है। कार्यपालिका तथा सीएजी के कृत्यों की इस प्रकार निश्चित रूप से परिभाषा करने के उपरांत प्रश्न ये उठता है कि सीएजी अपने कृत्यों का निर्वहन किस प्रकार से करेगा, ऐसे वो प्रश्न पूछना चाहते हैं। मैं स्वयं ये चाहता हूं कि ये जो परंतु का आपने जोड़ा है, कौन सा परंतु, कि सीएजी के कार्यालय का जितना भी खर्चा, पेंशन, अलाउंसेस जो भी होगा वो राष्ट्रपति के अनुमोदन से उस संदर्भ में सीएजी नियम बना सकेंगे। इस परंतु का मैं विरोध करता हूं। वो क्या कह रहे हैं? मैं स्वयं ये चाहता हूं कि ये परंतु इस कारण निकाल दिया जाता है कि ये सीएजी की स्वाधीनता का अपहरण करता है, क्योंकि उसे वेतन, भत्ते अथवा अवकाश संबंधी नियमों की स्वीकृति के लिए कार्यपालिका का मुंह ताकना पड़ेगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? विश्वनाथ दास कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने कंसल्टेशन विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह अप्रूवल बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शब्द क्यों लिखा? अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया शब्द लिख देने से सीएजी जो है कार्यपालिका पर निर्भर हो जाएगा, और मेरा यह मानना है कि सीएजी को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से दूर रहना चाहिए, उसके नियंत्रण से दूर रहना चाहिए, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रहना चाहिए। तो आप अप्रूवल शब्द जब लिख रहे हो तो दबाव तो आएगा ही, ऐसा वो कह रहे हैं। अब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर खुद क्या कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, और आप देख सकते हैं मैंने इसको जबरदस्त हाईलाइट किया। पहले जब पहली बार पढ़ा होगा मैंने तो मैंने उसको अंडरलाइन कर रखा है, जब दूसरी बार पढ़ा तो मैंने उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर रखा है। इसका मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली अब आपके सामने रखी जा रही है।
डॉक्टर बी आर अंबेडकर सीएजी के बारे में क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। अध्यक्ष महोदय, संविधान में सीएजी की जो स्थिति रखी गई है अथवा उपस्थित संशोधनों द्वारा उसे जो भी स्थिति प्रदान की गई है, मुझे इससे संतोष नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ दीज प्रोविजंस। वो खुद ये कह रहे हैं कि जो सीएजी की स्थिति रखी गई है और इस संदर्भ में जो संशोधन लाए गए हैं, मैं उससे ज्यादा संतुष्ट नहीं हूं। डॉक्टर अंबेडकर ऐसा कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? वो कह, मेरा अपना ये विचार है कि इस प्राधिकारी का स्थान भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण है। कभी आपसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किस पदाधिकारी को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी कहा? आंसर होगा सीएजी। आज का 30 मई 1949 को कहा कि सीएजी मेरे हिसाब से संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी है। क्या कह रहे हैं, जरा देखिएगा। वही एक ऐसा व्यक्ति होगा जो इस पर देख रेख रखेगा कि संसद ने जिस व्यय के लिए वोट दिया है उससे अधिक व्यय न हो, अथवा संसद के विनियोग अधिनियम में जो व्यवस्था की है उसमें परिवर्तन नहीं किया जाए। यदि इस प्राधिकारी से यह आशा की जाती है कि वह यथोचित रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करे तो उसे न्यायपालिका के समान स्वाधीन बनाना होगा। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि थोड़े दिन पहले ही हमने न्यायपालिका के संदर्भ में, उनकी स्वतंत्रता के संदर्भ में इतने सारे अनुच्छेद पारित किए, इतने सारे अनुच्छेदों को मंजूरी प्रदान की, हमने इतना सारा वाद विवाद किया कि न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सीएजी को भी न्यायपालिका के समान स्थान दिया जाना चाहिए। और वो तो आगे बढ़कर यहां तक कहेंगे कि न्यायपालिका से भी ऊपर स्थान सीएजी का होना चाहिए। जरा देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। किंतु उच्चतम न्यायालय संबंधी अनुच्छेदों और सीएजी संबंधी अनुच्छेदों की तुलना करने के उपरांत मैं ये कहे बिना नहीं रह सकता कि हमने उसे उतनी स्वाधीनता नहीं दी है जितनी हमने न्यायपालिका को प्रदान की है। मेरी अपनी धारणा यह है कि उसे न्यायपालिका से कहीं अधिक स्वाधीनता प्राप्त होनी चाहिए। लो कर लो बात। डॉक्टर अंबेडकर खुद कह रहे हैं कि मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि सीएजी को तो न्यायपालिका से भी ज्यादा ताकत दी जानी चाहिए। ये किसने कहा? डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने कहा। किसके लिए कहा? सीएजी के लिए कहा। क्यों कहा? उन्होंने कहा कि बड़ी जबरदस्त भूमिका है। सीएजी ही वो व्यक्ति है जो इस बात को ध्यान में रखेगा कि संसद ने जिस पैसा को खर्च करने की अनुमति दी है वो पैसा उसी मद पर खर्च किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, या संसद ने जितना पैसा खर्च करने के लिए कहा उससे कहीं ज्यादा तो पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है। उसके ऊपर निगरानी रखने का काम कौन करेगा? अंबेडकर कह रहे हैं सीएजी करेगा। जब सीएजी इतना महत्वपूर्ण काम कर रहा है तो सीएजी की भूमिका जो है न्यायपालिका से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हें और अच्छा प्रावधान दिए जाने चाहिए, ऐसे अंबेडकर साहब कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूं कि न्यायपालिका को हमने जिस स्थिति में रखा है और महालेखा परीक्षक को हमने जिस स्थिति में रखने जा रहे हैं उनमें एक अंतर है। पिछले सप्ताह ही हमने मूल अनुच्छेद 122 के संदर्भ में यह संशोधन उपस्थित किया था कि सुप्रीम कोर्ट को अपने अधिकारियों और सेवकों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान है। इस अनुच्छेद के मसौदे में और उपस्थित संशोधनों में मुझे यह दिखाई देता है कि महालेखा परीक्षक को इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त नहीं होने जा रही है। इस शक्ति के अभाव में सीएजी के कर्मचारियों को कार्यपालिका द्वारा नियुक्त किया जाएगा। चूंकि कर्मचारी कार्यपालिका द्वारा नियुक्त होंगे इसलिए वे उसी के अनुशासन में रहेंगे। बस डॉक्टर अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों की नियुक्ति के संदर्भ में तो पावर सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं, तो इस प्रकार के पावर आप सीएजी को क्यों नहीं दे रहे हो? इस पावर के अभाव में सीएजी के कार्यालय में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाएगी। जब उनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाएगी तो वो सरकार के इशारे पे काम करेंगे। इस प्रकार से सीएजी एक स्वतंत्र संस्था के रूप में काम नहीं कर पाएगा, ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब। तो ये सब बातें पता होनी चाहिए अपने को, इसलिए तो मैं हाईलाइट कर करके लेके आता हूं ताकि आपको महत्वपूर्ण बात तो कम से कम पता चले ही चले। जहां तक संशोधनों का संबंध है, मैं टीटी कृष्णमाचारी द्वारा उपस्थित संशोधनों को तथा बी दास द्वारा उपस्थित एक संशोधन को स्वीकार करता हूं। संविधान के मसौदे में अथवा विभिन्न अन्य संशोधनों में महालेखा परीक्षक की जो स्थिति प्रदान की गई है उसमें इन संशोधन द्वारा अवश्य बहुत कुछ सुधार होगा, परंतु मैं ये देखता हूं इन संशोधनों द्वारा संशोधित अनुच्छेद पर भी श्री सिद्धवा को आपत्ति है। क्यों आपत्ति है? सिद्धवा कह रहे हैं कि भारित व्यय वाली बात मुझे पसंद नहीं आई। सीएजी का खर्चा
भारित व्यय में क्यों शामिल कर रहे हो? तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि शायद मुझे लगता है कि भारित व्यय का मतलब क्या होता है वो उनको पता नहीं है। भारित व्यय का शायद मतलब सिद्धवा जी ये निकाल रहे हैं कि ऐसा खर्चा जिस पर संसद बहस ही नहीं कर सकती है। अंबेडकर कह रहे हैं अरे चिंता मत कीजिए, आप उन खर्चों पर बहस करेंगे, मतदान नहीं करेंगे। मतदान नहीं करने का फायदा यह है कि उससे वो संस्था स्वतंत्रता से कार्य कर सके, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। हम संसद को विचार विमर्श से वंचित थोड़ी कर रहे हैं, संसद में विचार विमर्श होगा लेकिन मतदान नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर उसका जवाब देते हुए ये कह रहे हैं। इसके बाद में वोटिंग होती है। एजी ऑडिटर जनरल का नाम बदलकर सीएजी कर लो, संशोधन स्वीकार कर लिया गया। प्रेसिडेंट के बाद में बाई वारंट अंडर लिख दो, संशोधन स्वीकार कर लिया गया। यानी बी दास ने कहा कि सीएजी की नियुक्ति वारंट के द्वारा की जाएगी, यह संशोधन स्वीकार हो गया। फिर सीएजी शपथ लेगा, थर्ड शेड्यूल में मुताबिक जो शपथ दे रखी है उसके मुताबिक शपथ लेगा, प्रतिज्ञान करेगा, संशोधन स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद में सीएजी का जो खर्चा है वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात उसके संदर्भ में सीएजी नियम बना सकेगा, संशोधन स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद में सीएजी से संबंधित जितना भी जो खर्चा है वो संसद भारित व्यय के अंतर्गत आएगा, संशोधन स्वीकार कर लिया गया। और इस प्रकार से ये सीएजी के संदर्भ में अनुच्छेद अस्तित्व में आ गए। यानी एजी सीएजी बन गया एक। दूसरा, उनकी नियुक्ति वारंट के द्वारा की जाएगी, स्वीकार। तीसरा, उनसे संबंधित जो खर्चा भारित व्यय पर आएगा, स्वीकार। चौथा, वो शपथ या प्रतिज्ञान अनुसूची 3 के अनुरूप लेगा, स्वीकार। सीएजी से संबंधित खर्चा भारित व्यय के अंतर्गत आएगा, स्वीकार। सीएजी से संबंधित अधिकारी कर्मचारी जो भी है उनकी सैलरी, पेंशन इत्यादि के संदर्भ में रूल्स बनाने का अधिकार सीएजी के पास रहेगा, लेकिन इस संदर्भ में राष्ट्रपति से अनुमोदन प्राप्त करना होगा, स्वीकार। लेकिन एक बात बताइए आप मुझे, मेरा आपसे एक निवेदन है, सीएजी के पद पर नियुक्त होने के लिए आपको किस सेवा का अधिकारी होना चाहिए? इफ यू वांट टू बी सीएजी, देन आप क्या, कोई अनपढ़ व्यक्ति सीएजी बन सकता है? क्या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होना चाहिए, या आईएएस अधिकारी होना चाहिए, या स्टेट पीएससी का अधिकारी होना चाहिए, या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, या वकील होना चाहिए? क्या सीएजी के लिए क्या होना चाहिए? कौन सी सेवा का अधिकारी होना चाहिए? यूपीएससी, एक भाई कह रहे हैं कोर्ट, एक कह रहे हैं जस्टिस ऑफ इंडिया, एक कह रहे हैं आईएएस जयप्रकाश जी दाहिमा साहब, आरपी जी कह रहे हैं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि रिटायर्ड आईएएस विजय कुमार जी कह रहे हैं, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमारी ये जो संसद है वो इस विषय पर बटी हुई है। एक और रिटायर्ड आईएएस होना चाहिए, एक कह रहा है कि कोई प्रावधान ही नहीं है, एक कह रहा है आईएएस होना चाहिए, एक कह रहे हैं जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, एक डॉक्टर राजेंद्र मीणा जी कह रहे हैं अकाउंटेंट होना चाहिए। तो सुनिए, सीएजी की क्वालिफिकेशन के संदर्भ में भले ही भारत के संविधान में कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो, लेकिन सीएजी के संदर्भ में जो अधिनियम बना रखा है उसमें लिखा हुआ आईएएस अधिकारी होना चाहिए। इफ यू वांट टू बी सीएजी ऑफ इंडिया देन यू शुड बी आईएएस ऑफिसर। आईएएस के पद से इस्तीफा देने के बाद में उनको सीएजी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। तो इफ यू आर आईएएस ऑफिसर देन यू कैन बी सीएजी ऑफ इंडिया, भारत का आप सीएजी बन सकते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं है कि सीएजी के संदर्भ में, सीएजी की जो ड्यूटीज है उसके संदर्भ में सीएजी को एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जैसे डॉक्टर राजेंद्र मीणा जी कह रहे हैं कि उसको अकाउंटेंट होना चाहिए। सीएजी कितना काम करेगा, सीएजी एक एक पैसा का हिसाब निकालेगा, सीएजी देखेगा कि जिस मद में पैसा खर्च करने के लिए कहा गया था उसी मद पे पैसा खर्च किया कि नहीं किया। सीएजी का काम इस तरह का है जिससे कि उसको लेखांकन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इसमें एक्सपर्ट व्यक्ति होना चाहिए। तो जैसा कि डॉक्टर राजेंद्र मीणा साहब कह रहे हैं कि उसको अकाउंटेंट होना चाहिए, बात तो ठीक लग रही है, प्रथम दृष्टिया तो बात ठीक लग रही है। तो मीणा साहब जो बात कह रहे हैं उसी के अनुरूप हमारे संविधान सभा में प्रोफेसर केटी साह ने भी कहा, प्रोफेसर केटी साह ने भी यही कहा। क्या कहा? कि सीएजी को अकाउंटेंट होना चाहिए, ये लिखिए कॉन्स्टिट्यूशन में। ऐसा किसने कहा? प्रोफेसर केटी साह ने कहा। जरा देखिए प्रोफेसर केटी साह क्या कह रहे हैं कि एक नया अनुच्छेद जोड़िए। क्या जोड़िए?
द ऑडिटर जनरल शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंग पर्सन्स क्वालिफाइड एज रजिस्टर्ड अकाउंटेंट्स। रजिस्टर्ड जो अकाउंटेंट्स है, जो पंजीकृत अकाउंटेंट है, उनमें से किसी व्यक्ति को सीएजी नियुक्त किया जाएगा। इस संदर्भ में अनुच्छेद जोड़िए। और कम से कम 10 साल का अनुभव होना चाहिए उसके पास, रजिस्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए और 10 साल का अनुभव होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति सीएजी के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। इस बारे में अनुच्छेद जोड़ने की बात संशोधन लेकर जो आए थे वो थे प्रोफेसर केटी शाह। कितनी गजब की बात है। अब जरा देखिए होगा क्या। केटी शाह इसके पक्ष में तर्क क्या दे रहे हैं, जरा देखिएगा। श्रीमान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, क्योंकि जब से अर्थ विभाग का संगठन हुआ है, सीएजी हमेशा सिविल सर्विस के लोगों में से चुना जाता रहा है। सिविल सर्विस के लोग विशेष प्रकार की शिक्षा प्राप्त किए हुए रहते हैं, उन्हें विशेष प्रकार का दृष्टिकोण हो जाता है। ये नहीं कहा जा सकता कि यह दृष्टिकोण सीएजी के कृत्यों और कर्तव्यों के पालन के लिए उपयुक्ति होता है। यदि हम ये चाहते हैं कि सीएजी का कार्य योग्यता और समुचित ढंग से हो, क्योंकि लेखे को यानी अकाउंट्स को यथोचित परीक्षा के लिए यह आवश्यक है, तो मेरे विचार से सीएजी की अहर्ता, व्यवहारिक अनुभव तथा विशेष ज्ञान का उल्लेख करना होगा। सीएजी को अकाउंटेंट होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि उनका कार्य विशेष प्रकार का कार्य है। विशेष प्रकार का कार्य होने के कारण सीएजी के लिए यह योग्यता रखने का प्रावधान आप संविधान में कर दीजिए, ऐसा प्रोफेसर केटी शाह कह रहे हैं। प्रोफेसर केटी शाह के इस बात का जवाब आएगा टीटी कृष्णमाचारी जी के द्वारा। टीटी कृष्णमाचारी जी जवाब क्यों दे रहे हैं? क्योंकि टीटी कृष्णमाचारी जी ही आज इस अनुच्छेद के प्रस्तावक है। क्या कह रहे हैं मीणा साहब टीटी कृष्णमाचारी जी? इससे बात स्पष्ट हो जाएगी। वो कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहूंगा कि प्रोफेसर केटी शाह का संशोधन एक मौलिक संशोधन है और वाणिज्य जगत में प्रचलित विचारधाराओं के अनुरूप है, किंतु मेरे विचार से सीएजी को नियुक्त करने की इस देश की तथा अन्य देशों की प्रथा के बिल्कुल विरुद्ध है। वास्तव में यह आवश्यक नहीं है कि सीएजी केवल अकाउंटेंट ही हो, उसे कई अन्य प्रकार के कर्तव्यों का पालन करना होगा। उनका पालन करने के लिए उसे पूरे प्रशासन का ज्ञान होना चाहिए। मेरे विचार से भारत के सीएजी को नियुक्त करने की वर्तमान प्रणाली संभवतः सर्वोत्तम है तथा हमारे यहाँ बहुत कुछ अच्छे सीएजी ने काम किया है जो पहले प्रशासक थे और अर्थ विभाग में रह चुके थे तथा विभिन्न स्थानों में सीएजी तथा उच्च पदाधिकारी रह चुके थे। इसलिए यह प्रश्न केवल गणित का या लेखे के ज्ञान का नहीं है, बल्कि पूरे प्रशासन का है। टीटी कृष्णमाचारी जी ने कह दिया कि सीएजी का काम खाली कोई अकाउंटेंट का काम थोड़ी है, ये कोई मैथमेटिक्स का ज्ञान होना ही जरूरी थोड़ी है। मैथमेटिक्स और अकाउंटेंट के रूप में ज्ञान तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी उन्हें प्रशासक के रूप में बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। इसलिए हमने जो सीएजी की नियुक्ति की प्रक्रिया जो अपनाई है वो श्रेष्ठ प्रणाली है, ऐसा कह रहे हैं टीटी कृष्णमाचारी जी। मेरे हिसाब से बात स्पष्ट हो गई। अब आ रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी साहू, ये भी है उड़ीसा के। तो पहले कौन थे उड़ीसा के? अभी एक मेंबर का और भी नाम आया था, जरा बताओ वो कौन मेंबर थे जो उड़ीसा से थे? अभी नाम लिया था मैंने थोड़ी देर पहले। कौन मेंबर थे? बी दास। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एकदम प्रॉम्प्ट हैं आप। चलिए लक्ष्मी नारायण जी साहू क्या कह रहे हैं? सभापति जी, प्रोफेसर केटी शाह ने जो संशोधन किया मैं उसका समर्थन करता हूं। इसलिए जो ऑडिटर जनरल का काम करेंगे, अगर उनको ऑडिट का काम मालूम नहीं होगा तो वो कैसे ऑडिटर जनरल बनेंगे? हम लोगों ने चार्टर अकाउंटेंट बिल पास किया, उनमें कम से कम जो 10 वर्ष ऑडिट का काम किया होगा उसी को रजिस्टर्ड अकाउंटेंट बनाएंगे, नहीं तो नहीं। और जो 10 वर्ष या इससे ज़्यादा गवर्नमेंट में ऑडिट का काम किया उनको साइड छोड़ देंगे, लेकिन जो जीडीए है उनको कम से कम 1 वर्ष काम करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जब हम सामान्य अकाउंटिंग का से संबंधित काम के लिए भी सीए रखते हैं तो ये तो पूरे देश का अकाउंट्स रखने का काम करेगा, उसकी ऑडिटिंग करने का काम करेगा, तो कम से कम उसके लिए तो इस प्रकार की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसलिए लक्ष्मी नारायण जी साहू कह रहे हैं कि मैं तो
प्रोफेसर केटी शाह के संशोधन का समर्थन करता हूं। ऐसा कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण नारायण जी साहू। इसके बाद में वोटिंग करवाई जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं अब और कोई नहीं बोल रहा है तो ऐसा करते हैं, ये जो केटी शाह ने जो संशोधन रखा है उसके ऊपर वोटिंग करवाते हैं। अब मुझे बताओ जरा, मैं छुपा देता हूं इसको, क्या होगा? वोटिंग होने जा रही है, वोटिंग होने जा रही है। प्रोफेसर केटी शाह के संशोधन का क्या होगा? राहुल भाई कह रहे हैं अस्वीकार होगा। पास हो जाएगा, विनय भाई कह रहे हैं। गिर जाएगा, अर्पित भाई। अंजू जी कह रहे हैं अस्वीकार होगा। मुकेश जी कह रहे हैं रद्द होगा। क्या बात है, वही हुआ जो आप कह रहे हैं, अस्वीकार। बिल्कुल अस्वीकार हुआ। प्रोफेसर केटी शाह का संशोधन अस्वीकार हो गया। राहुल भाई कह रहे हैं कि जैसा हमेशा होता आया है ऐसा ही हुआ। निकेश भाई, चंद्रवीर जी, बिल्कुल अस्वीकार हुआ। आप जानते हैं कि इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इफ यू विल सी द आर्टिकल 148, देयर इज नो क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ द सीएजी। भारत के सीएजी की कोई क्वालिफिकेशन अनुच्छेद 148 में लिखी हुई नहीं है। ये हमको मालूम होना चाहिए। एंड मैं तो कह रहा हूँ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सीएजी की जो नियुक्ति है, पता नहीं इस अनुच्छेद पे चर्चा करते समय सीएजी की नियुक्ति के संदर्भ में चर्चा क्यों नहीं हुई। आई एम वेरी सरप्राइजिंग when Dr. Ambedkar is saying that CAG, office of the CAG is more important than judiciary। जब डॉक्टर अंबेडकर खुद ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पद सीएजी का है, आई एम वेरी सरप्राइजिंग। उन्होंने चर्चा क्यों नहीं की प्रोसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएजी? वाई उन्होंने चर्चा क्यों नहीं की? इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, बिकॉज वी आर अवेयर इट अबाउट दैट सीएजी is appointed by the President of the India on the advice of the Council of Ministers। मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा सीएजी नियुक्त किया जाता है। There is no collegium system for the appointment of the CAG। There should be collegium। There should be some role of the leader of the opposition in the House of the People। लोकसभा में विपक्ष के नेता की कुछ भूमिका सीएजी की नियुक्ति के संदर्भ में होनी चाहिए। But now we are discussing about the office of the CAG and there is no discussion about the process of the appointment of the CAG। It's very surprising for all of us। Why? संविधान निर्माता इस संदर्भ में चुप क्यों रहे? अपॉइंटमेंट के संदर्भ में, प्रोसेस ऑफ द अपॉइंटमेंट के संदर्भ में उनका साइलेंस बड़ा सरप्राइजिंग है। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। तो चर्चा नहीं आ जाए, यही तो कारण है कि सीएजी के नियुक्ति के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कॉलेजियम सिस्टम ना होने की वजह से सरकार अपने मन पसंदीदा आईएएस अधिकारी को सीएजी बना देती है और वह सीएजी सरकार के कार्यों की जांच करता है। आपको लगता नहीं है ये नेचुरल जस्टिस के विपरीत है? देख लीजिए आप। खैर, अब आता है नया अनुच्छेद। पंडित हृदयनाथ कुंजरू जी कुछ कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपने संशोधन में स्थानीय प्राधिकारी का उल्लेख नहीं रहने देना चाहता। यदि आप मुझे इसकी अनुमति दे तो मेरा संशोधन इस प्रकार हो जाएगा। अब सुन लीजिए। अब आप मुझे एक बात बताइए। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को आज उठाना चाह रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा डिस्कस भी हो जाए। आप जानते हैं सीएजी एक ही पद है भारत के लिए। स्टेट लेवल पर सीएजी जैसा कोई पद नहीं है। आई थिंक यू आर अवेयर। और आप ये भी जानते हैं कि सीएजी भारत सरकार के द्वारा वर्ष भर में जितना भी पैसा खर्च किया जाता है उसकी जांच करने का काम करता है। और आप ये भी जानते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, एट द स्टेट लेवल देयर इज नो सीएजी, देयर इज नो प्रोविजन रिलेटेड टू सीएजी। वो जो भारत का जो सीएजी है वही स्टेट गवर्नमेंट जो पैसा साल भर में खर्च करती है उसकी ऑडिटिंग का काम करता है। ऑडिटर जो है भारत सरकार का और राज्य सरकार का दोनों सेम है। आप मेरे हिसाब से इस बात से परिचित होंगे। तो सीएजी भारत सरकार की ऑडिटिंग करता है, सीएजी स्टेट गवर्नमेंट्स की ऑडिटिंग करता है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि वी हैव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पर स्थानीय स्वशासन भी तो है। वी हैव पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस, वी हैव म्यूनसिपलिटीज। हमारे यहाँ पर नगर पालिकाएँ हैं, हमारे यहाँ पर पंचायत राज संस्थाएं भी है। तो एक सरकार दिल्ली सरकार, दूसरी सरकार राज्य सरकार, तीसरी सरकार जिला सरकार। वी हैव 3 tier सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। आई थिंक आप इससे अवेयर है। और आप ये भी जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो डायरेक्टली भारत सरकार की नहीं है,
जो डायरेक्टली राज्य सरकार की नहीं है। बहुत सारी संस्थाएं, निगम है, कंपनियां, जैसे फॉर एग्जांपल बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसी प्रकार से आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ओएनजीसी, एचटीएमएल, सेल, गैल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, सेल, कितने सारे भारत सरकार के खुद के कितने सारे ऐसे उद्यम हैं जो डायरेक्टली भारत सरकार के अधीन नहीं है, जिसको हम लोग कॉर्पोरेशन कहते हैं, निगम कहते हैं। तो आपके मस्तिष्क में ऐसा प्रश्न आना, एलआईसी, जैसे सरवण जी कह रहे हैं, बिल्कुल सरवण जी सही फरमा रहे हैं, एलआईसी। मेरा यह प्रश्न है कि जब हम कह रहे हैं कि सीएजी भारत सरकार की ऑडिटिंग करने का काम करता है, राज्य सरकारों के खर्चों की ऑडिटिंग करने का काम करता है, तो क्या पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं की भी ऑडिटिंग करने का काम सीएजी करता है क्या? और मेरा प्रश्न यह भी है कि जो इतने सारे निगम हैं, इतनी सारी जो कंपनियां हैं, क्या सीएजी उनकी भी जांच करने का काम करता है क्या? ये प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया तो आप यूपीएससी सिविल सर्विस के जब एग्जामिनेशन देंगे तो ये बहुत मदद करेगा आपको, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कंसेप्ट है यहां पर, और यहां पर बड़ा जबरदस्त डिस्कशन हुआ है। तो मैं बात की शुरुआत में ही बता देता हूं, पंचायत राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के संदर्भ में सीएजी की कोई भूमिका नहीं है। देयर इज नो रोल ऑफ द सीएजी इन पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज। रही बात निगमों की, जो सेल है या बीएसएनएल है, गैल है, इसके संदर्भ में संसद कानून बनाकर कहती है कि ये सीएजी के अंडर में आता है, ये सीएजी के अंडर में नहीं आता। यही सारे मुद्दों पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज का डिस्कशन थोड़ा सा टेक्निकल है, यस, जैसे कपिल जी कह रहे हैं, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, थैंक यू वेरी मच। आज का थोड़ा सेशन टेक्निकल है, तकनीकी है, लेकिन जो मेरे मित्र इस वर्कशॉप से जुड़े हुए हैं लाइव, मुझे लगता है उनको बड़ा आनंद आने वाला है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, लेकिन संविधान सभा की इस बहस को देखने के बाद हमारी कई सारी अवधारणाएं स्पष्ट हो सकती है। जरा देखिएगा, वो ये कह रहे हैं, कौन? हृदयनाथ कुंजरू जी। वो ये कह रहे हैं कि यदि आप मुझे इसकी अनुमति दे तो मेरा संशोधन इस प्रकार से होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 125 में एंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट शब्दों के स्थान में द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और एनी अदर ऑथोरिटी शब्द रखे जाए। हृदयनाथ जी कुंजरू कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट के बाद में एनी ऑथोरिटी, कोई दूसरे कोई प्राधिकरण है तो उनकी भी जांच करने का अधिकार सीएजी को होना चाहिए। मैं इस प्रकार की शब्दावली यहां पर जोड़ना चाहता हूं। क्या कह रहे हैं वो जरा देखिए। मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि संसद को सीएजी को अतिरिक्त कार्य देने की शक्ति होनी चाहिए। व्हेन यू आर गोइंग टू insert an article related to the role of the CAG in the Constitution of India, जब भारत के संविधान में आप नया अनुच्छेद जोड़ रहे हैं कि सीएजी का क्या क्या कार्य होगा, तो इसके अलावा आप संसद को एक पावर दीजिए कि संसद कानून बनाकर सीएजी के कार्य में विस्तार कर सकती है। इस प्रकार का पावर दे दीजिए, ऐसा हृदयनाथ जी कुंजरू कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अब हम निगमों को स्थापित करने जा रहे हैं और दामोदर घाटी निगम तो स्थापित कर ही चुके हैं। क्या गजब की बात हृदयनाथ कुंजरू जी कह रहे हैं। अरे भाई, आप अगर इतना ही लिख दोगे कि भारत सरकार की ऑडिटिंग करेगा, राज्य सरकार की ऑडिटिंग करेगा, तो हम तो बहुत सारे कॉर्पोरेशन बनाने जा रहे हैं। और वो एक एग्जांपल दे रहे हैं कि दामोदर घाटी निगम को तो हम स्थापित कर ही चुके हैं। जब इस प्रकार के निगम सीएजी के अधीन नहीं आएंगे तो ऐसी निगमों की तो संख्या बढ़ती जाएगी। इस प्रकार के निगम बना बनाकर हम जनता का पैसा जो खर्च हो रहा है उसकी जांच को सीएजी से बाहर कर देंगे। इसलिए ये प्रावधान कीजिए कि निगम के बारे में भी लिखिए, या फिर आप ये लिख दीजिए कि संसद को इस प्रकार का पावर होगा कि वो कानून बनाकर अन्य संस्थाओं को भी सीएजी के दायरे में डाल दे। आज आधा कप चाय पिला दो, रोज ना तो मना करता हूं, आज पिला दो क्योंकि आज काफी लंबी क्लास होगी। तो इस प्रकार के प्रावधान, अरे भाई चंद्रवीर, ये नगर निगम जोधपुर वाला नहीं है। अरे क्या कर रहे हो? नगर निगम की बात नहीं कर रहा हूं मैं निगम, बीएसएनएल, वीएसएनएल, एमटीएनएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, इनकी बात कर रहा हूं। ये नगर निगम तो पंचायत राज संस्थाओं का नगर पालिका वाला वो नगर निगम नहीं है ये। और वैसे भी अंबेडकर साहब इसका जवाब देंगे, जो आप कह रहे हैं नगर निगम, अंबेडकर साहब जवाब देंगे कि नगर निगम और पंचायत राज संस्थाओं को उसमें नहीं शामिल कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये राज्य सरकार का विषय है। आया समझ में चंद्र भाई? चलिए,
फिर वो कह रहे हैं इसमें कोई संदेह नहीं है कि भविष्य में भी हम ऐसे बहुत सारे निगम स्थापित करेंगे। बहुत सारे निगम, ये तुम्हारा वाला नगर निगम नहीं है चंद्रवीर, ये बहुत सारे और निगम है। जहां तक मुझे, निगम का मतलब कॉरपोरेशन, निगम का मतलब एक ऐसी संस्था है। अच्छा, निगम का मतलब जानते हैं नहीं जानते, ये भी एक अलग क्लास है यार। एक्चुअली में निगम गवर्नमेंट के विभाग की तरह काम नहीं करते। गवर्नमेंट के विभाग गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से काम करते हैं। गवर्नमेंट के विभाग पूरी तरह से गवर्नमेंट के अधीन होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के अधीन होता है। तो क्यों ना एक ऐसी संस्था स्थापित की जाए जिसमें थोड़ा थोड़ा गवर्नमेंट भी हो, थोड़ा थोड़ा प्राइवेट भी हो, दैट इज निगम। आप इसको ऐसा समझ लीजिए। अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया, नहीं, निगम अंडरटेकिंग्स में भी नहीं आते हैं भाई, उससे भी परे है। निगम में थोड़ा थोड़ा प्राइवेट सेक्टर की स्वायत्ता पाई जाती है, गवर्नमेंट के तो होते हैं लेकिन स्वायत्ता भी पाई जाती है। जबकि वो जो संस्थाएं हैं, कौन सी संस्था है, विभाग टाइप की संस्था है जो सरकारी होती है, पूरी तरह से कंट्रोल सरकार का होता है। खैर चलिए, तो अर्धनाथ जी कुंजरू की बात में दम है भाई। अब डॉक्टर अंबेडकर साहब आ गए हैं, वो क्या कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं ये प्रस्ताव उपस्थित करता हूं। क्या करता हूं? डॉक्टर अंबेडकर साहब कुछ कह रहे हैं, वो एक बात नहीं जुड़वाना चाहते हैं 125 के नीचे। वो कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन, नीचे व्याख्या लिखिए। इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन लॉ मेड बाय पार्लियामेंट इंक्लूड्स एनी लॉ, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन पास्ड और मेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सभा को संभवतः ये स्मरण होगा कि सीएजी के कृत्यों का नियमन संसद की किसी विधि द्वारा नहीं होता है, किंतु गवर्नर जनरल को भारत सरकार के 1935 के अधिनियम द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के अधीन जारी किए गए अध्यादेश, आदेश इत्यादि के द्वारा होता है। इसलिए गवर्नर जनरल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश नियमों को जीवित रखने के लिए यह आवश्यक है, ऐसा वो कह रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर साहब। अब आ गए हैं वापस आर के सिद्धवा जी। आर के सिद्धवा जी क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, इस अनुच्छेद का संबंध संसद द्वारा निर्धारित सीएजी की शक्तियों और फंक्शन से है। श्रीमान, हमने अभी एक ऐसा अनुच्छेद स्वीकार किया जिसके द्वारा एजी को बहुत कुछ स्वाधीन शक्तियां प्रदान की गई है। इस अनुच्छेद द्वारा संसद को कई अन्य विषयों के संदर्भ में भी विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो गई है। यद्यपि मैं इसका स्वागत करता हूं कि सीएजी को स्वाधीन बनाया जाए, और जो कुछ डॉक्टर अंबेडकर ने कहा मैं उससे सहमत हूं, और महालेखा परीक्षक को लेखे की परीक्षा के संदर्भ में सभी शक्तियां प्रदान करने के लिए उसके नाम के आगे नियंत्रक शब्द जोड़ने के लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। किंतु मेरी समझ में नहीं आता है कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण शक्तियों के संदर्भ में संसद से विधि बनाने के लिए क्यों कहा जा रहा है। मैं एक उदाहरण दूंगा। इस समय सीएजी को किसी ऐसे धन पत्र के लिए स्वीकृति देने का अधिकार नहीं है जिसकी धनराशि आय व्यय के अनुदान से अधिक हो। एक्चुअली में ये थोड़ी टेक्निकल बात आ रही है। आप जानते हैं कि हमारी संसद जो है हमारा बजट पारित करती है, और संसद जो बजट पारित करती है उसी को कार्यपालिका यानी सरकार लागू करती है। कई बार सरकार जो पैसा खर्च करती है तो पैसा कई बार जितना पैसा खर्च करने के लिए कहा गया उससे ज़्यादा भी पैसा खर्च हो जाता है। अगर आपने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116, 115 अगर ढंग से देखे हैं तो आपको मालूम पड़ेगा, वहाँ कई सारे कंसेप्ट आएंगे। एडिशनल, अतिरिक्त अनुदान, समझ रहे हैं, एक्सेस अनुदान, इस प्रकार के कई सारे कंसेप्ट है। तो कई बार पैसा जितना संसद देती है उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। उसी के संदर्भ में ये प्रश्न कर रहे हैं सिद्धवा जी। वो कह रहे हैं कि इस संदर्भ में सीएजी की कोई भूमिका नहीं है, इस संदर्भ में जो भी भूमिका है वो संसद की है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। और फिर इसके बाद में पीएस देशमुख जी आ रहे हैं, मध्य प्रांत से हैं। पीएस देशमुख जी, डॉक्टर पीएस देशमुख मध्य प्रांत के हैं। श्रीमान, श्री कुंजरू के संशोधन का उद्देश्य यह है कि सीएजी को केवल सरकारों के लेखों की ही परीक्षा की शक्ति प्राप्त नहीं है, बल्कि कई स्वाधीन निगम और अन्य निकाय के लेखों की भी परीक्षा करने की शक्ति प्राप्त हो। जहां तक मूल अनुच्छेद का संदर्भ है उसमें व्याख्या के रूप में यह उपबंध है कि संसद सीएजी को किसी विशेष संगठन अथवा निकाय के संदर्भ में प्राधिकार दे सकती है। बिल्कुल ये बात ठीक है। हम सब जानते हैं कि संसद कानून बनाकर सीएजी के कार्य में वृद्धि कर सकती है। किसी निगम के खर्चों की जांच करने की भी परमिशन या जो क्षेत्र अधिकार है वो संसद कानून बनाकर सीएजी को दे सकती है। मेरे मित्र श्री सिद्धवा ने सभा का ध्यान सीएजी पद की महत्ता की ओर आकर्षित किया और ये कहा कि इस आशय का एक उपबंध रखना चाहिए कि सीएजी किसी भी समय आय व्यय में से स्वीकृत धन से अधिक व्यय नहीं होने देगा। मेरे विचार से ये उपबंध भी अनावश्यक है।
अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि क्या भारत का सीएजी सरकार को रोक सकता है क्या कि भैया आपको संसद ने 1,000 रुपए खर्च करने की परमिशन दी थी, अब आप 1,000 से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हो, मुझे लग रहा है कि आप तो 1,050 रुपए खर्च कर रहे हो, ज्यादा खर्च करने से रोक सकता है क्या सीएजी? मेरा प्रश्न है। बगराम जी कह रहे हैं नहीं, सुमन जी कह रहे हैं नहीं, संजू जी कह रहे हैं यस, ठीक है, अंशु जी कह रहे हैं हाँ, श्रवण जी कह रहे हैं नहीं, दुर्गा जी कह रहे हैं यस, विजय जी कह रहे हैं नहीं, अंशु जी कह रहे हैं यस, विराट कह रहे हैं नहीं। तो मैं बता देता हूं, सीएजी नहीं रोक सकता है। हमारे यहां पर सीएजी कंट्रोलर नहीं है, यही तो बात बताना चाह रहा हूं। हमारा यहां सीएजी कंट्रोलर नहीं है भाई। सीएजी, ये मैं समझ लो सीएजी हूं और ये कोई संसद है, और ये आप कार्यपालिका हो, ये संसद है, मैं सीएजी हूं। संसद ने परमिशन दी, पैसा खर्च करो, आप पैसा खर्च कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। संसद ने आपको कहा 1,000 रुपए खर्च कर देना, आपने 1,000 रुपए खर्च किए, लेकिन काम करते करते कभी कभी पैसों की ज्यादा आवश्यकता हो जाती, तो आपने 1,000 से ज्यादा पैसा खर्च कर दिए, 1,050 कर दिए। मैं आपको रोक नहीं सकता हूं, मैं सीएजी हूं, मैं रोक नहीं सकता। अरे भैया क्या कर रहे हो, 1,000 से ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, मैं नहीं रोक सकता हूं। तभी तो भारत में सीएजी कंट्रोलर है, कंट्रोलर नहीं है। वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो तो धन खर्च करने के बाद जांचेगा कि धन सही खर्च किया या नहीं, धन उसी आइटम पर खर्च किया जिस आइटम पर दिया गया या नहीं, धन खर्च करते समय क्वालिटी को ध्यान में रखा या नहीं। सीएजी का काम पोस्टमार्टम का है मीणा साहब, सीएजी का काम पोस्टमार्टम का है। सीएजी धन खर्च करने से पहले नहीं पूछ सकता है। सीएजी धन खर्च करने से कि ना तो परमिशन देता है, ना उससे पूछ सकता है, ना सीएजी को पूछकर धन खर्च किया जाता है। ये बात मालूम होनी चाहिए, यही तो राज है। कंट्रोलर और कंट्रोलर में यही तो फर्क है। सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है भाई, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं। हंसराज पूछ रहे हैं प्रश्न, मेरी बात समझ में आ गई ना आपको सारी? चलिए, तो वो कह रहे हैं कि भाई ये जो सिद्धवा जी ने ये कहा कि भाई वह ज्यादा खर्च करने नहीं देगा सीएजी, ये ठीक बात नहीं है, तो ऐसा हो भी नहीं सकता। फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं श्रीमान यदि मेरे मित्र कुंजरू अपने संशोधन से और एनी लोकल शब्द को निकाल दे तो मैं उनके संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लोकल शब्द को इसलिए निकालना क्योंकि आप जानते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज ए सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। पंचायत राज संस्थाएं और नगर पालिकाएं राज्य सूची का विषय है, इसलिए हम संविधान के तहत उनको ये पावर नहीं दे सकते सीएजी को। इसलिए लोकल शब्द हटा दो तो मैं कुंजरू जी का जो है उसको मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं संशोधन को। तो कुंजरू जी कह रहे हैं मैंने तो उन्हें निकाल दिया है। तो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्थानीय लेखा परीक्षा प्रांतीय सरकारों के अधिकार में है, किंतु अदर ऑथोरिटी शब्द को जोड़ना आवश्यक है और मैं इसको जोड़ सकता हूं। तो डॉक्टर अंबेडकर इस प्रकार की बात को कह रहे हैं। और इसके बाद में हृदयनाथ कुंजरू जी का जो संशोधन है वो स्वीकार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने एनी लोकल शब्द हटा दिया। हमारा एक चंद्रवीर भाई जो नगर निगम जोधपुर को जुड़वाना चाह रहा था वो हटवा दिया गया है। तो नगर निगम जोधपुर नहीं जुड़ सकता क्योंकि नगर निगम जोधपुर राजस्थान सरकार का विषय है, राज्य सूची का विषय है। अन्य निगम जुड़ सकते हैं पर ये नहीं जुड़ सकते हैं। खैर, डॉक्टर अंबेडकर का जो एक अनुच्छेद था, जो संशोधन था, वो भी स्वीकार हो गया। इस प्रकार से ये संविधान का अनुच्छेद अंग बन गए। अब जो मेरे भाई प्रश्न पूछ रहे थे कि अभी किसने पूछा कि भाई सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको देगा, तो राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में रखवाएंगे। खैर, इस प्रकार से ये अनुच्छेद पर आप देख सकते हैं चर्चा किस तरह से आगे बढ़ रही है। अब चलिए, सीएजी से तो अब अपना टॉपिक खत्म हो रहा है। अब जो आ रहा है नया अनुच्छेद जो कि गवर्नर से संबंधित है। बाबा साहब ने सुन लिया, अरे बाबा साहब ने बहुत सारे संशोधनों को स्वीकार किया था भाई। यूं तो हम लोग ये कहते हैं कि एच.वी. कामत साहब के संशोधनों को स्वीकार होते ही नहीं थे, लेकिन आप याद कीजिए हरिविष्णु कामत जी ने एक संशोधन रखा था। कौन सा? कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए एक क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि प्रख्यात जो लोग हैं, प्रख्यात जो विधि शास्त्री है, उनको सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाए। एच.वी. कामत साहब ने ये संशोधन रखा ही था और अम्बेडकर साहब ने इसको स्वीकार भी किया था। अम्बेडकर साहब ने ये कहा कि मैं संशोधन स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन डिस्टिंग्विश रखना है कि एमिनियन रखना है, इसको लेकर थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं। तो बहुत सारे संशोधन स्वीकार किए जाते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, केटी शाह जी के भी स्वीकार होते थे क्या? ना, और बड़ा ना। अभी देखते हैं, अभी तो
जितने भी जो संशोधन आए हैं उसमें तो स्वीकार होता हुआ एक भी दिखाई दिया नहीं। आगे देखते हैं। अभी तक तो नहीं हुआ। एचवी कामत जी के कई सारे संशोधन स्वीकार हुए थे, कई तो नहीं पर 5-7 तो पक्के ही स्वीकार हुए थे। चलिए अब आ रहे हैं भाई राज्यपाल के संदर्भ में। अनुच्छेद 129 है, क्या कह रहा है? अध्यक्ष आप कह रहे हैं कई संशोधन मेरे सामने। अध्याय के शीर्षक के संदर्भ में एक संशोधन नजरुद्दीन जी अहमद का है, उसे हम छोड़ देते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर लक्ष्मी नारायण जी साहू कह रहे हैं अनुच्छेद 129 में निम्न शब्द जोड़ दिया जाए। क्या शब्द जोड़ दिया जाए? ऑफ whom there shall be at least one from each of the states of part first of the first schedule। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। आपसे प्रश्न पूछता हूं, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, या इसका मतलब यह है कि हर राज्य से एक राज्यपाल लिया जाएगा? बताओ भैया। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, इसका मतलब क्या है? हर राज्य का एक राज्यपाल होगा या हर राज्य से एक राज्यपाल लिया जाएगा? क्योंकि जो प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है, संविधान सभा में भी इसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा। संविधान सभा में भी इसी प्रकार का कंफ्यूजन होगा, वो अभी आपके सामने आने वाला है। चलिए बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने जवाब दिया, हर राज्य से एक राज्यपाल लिया जाएगा, इस प्रकार का कंफ्यूजन हुआ संविधान सभा में। अभी देखते हैं। सभापति जी, मेरा कहने का मतलब यह है कि देश में जितने भी स्टेट्स होंगे उस स्टेट्स में से एक गवर्नर होना चाहिए। हर राज्य से एक गवर्नर लिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जितने प्रांत हम बनाते हैं उन प्रांतों में से हर एक का एक गवर्नर होना चाहिए। जब तक ये नहीं होता तब तक हर प्रांत की जो आत्म मर्यादा है वो ठीक नहीं होगी। इसलिए मैं ये रखना चाहता हूं कि हर एक प्रांत में कम से कम एक आदमी गवर्नर हो। जब इलेक्शन होगा तब वहां का होगा, और जब इलेक्शन नहीं होगा तब पैनल से लिया जाएगा। कम से कम स्टेट का आदमी दूसरे प्रांत में गवर्नर बन सकता है जब उसी प्रांत में उसको गवर्नर नहीं बनाया जाए। बहुत सारा कंफ्यूजन है। क्या किसी व्यक्ति को खुद के राज्य में राज्यपाल बनाया जा सकता है? सबकी गर्दन ऐसे ऐसे हो रही है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को खुद के राज्य में राज्यपाल बनाया जा सकता है। चर्चा होगी आज, देख लीजिएगा, आज बड़ा मजा आने वाला है आपको। हालांकि हमने परंपरा ये बना रखी है कि किसी व्यक्ति को खुद के राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। खैर देखते हैं। मैं उड़ीसा प्रांत से आया हूं, ऐसा लक्ष्मी नारायण जी साहू कह रहे हैं, और मैं देखता हूं कि जो शासन प्रबंध अभी चलता है उसमें हम लोगों ने अभी तक कोई भाग केंद्र में नहीं है। सब जगह में भारतवर्ष के बाहर भाग लेते हैं, उसमें हमारा अभी कुछ भी भाग नहीं है। इसलिए हम लोग इतने संकुचित हो जाते हैं कि हम लोगों का प्रांत तरक्की नहीं कर पाता। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस और अधिक ध्यान देना चाहिए। सिद्धवा जी कह रहे हैं, क्या ये मैं जान सकता हूं क्या प्रस्तावक महोदय ये चाहते हैं कि राज्यपाल उसी प्रांत का हो? लो कर लो बात, सुन लीजिए। अब इसी पर डिस्कशन होना चाह रहा है कि राज्यपाल उसी राज्य का होना चाहिए। क्या ऐसा होना चाहिए? संदीप मेरे भाई यूट्यूब वाले कह रहे हैं कि ये परंपरा है। ठीक है, अभी देख लेते हैं। तो अध्यक्ष आप कह रहे हैं, मेरे विचार से उनका आशय ये है कि प्रत्येक राज्य से एक राज्यपाल होगा, भले ही वह दूसरे प्रांत में नियुक्त किया जाए। तो प्रत्येक राज्य से एक राज्यपाल होगा, यानी हर राज्य से एक राज्यपाल तो लिया ही जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। ब्रजेश्वर प्रसाद क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं ये नहीं कह सकता कि अपने कुछ ऐसे विचारों को व्यक्त कर सकूंगा या नहीं जो मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरी यह धारणा है कि भारत के किसी प्रांत में भी राज्यपाल की आवश्यकता ही नहीं है। लो कर लो बात। ब्रजेश्वर प्रसाद कह रहे हैं कि हमें राज्यपाल की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास कमिश्नर होंगे, संभागीय आयुक्त होंगे, हमारे पास कलेक्टर होंगे, हमको राज्यपाल की क्या जरूरत है? वो कह रहे हैं डिवीजन का आयुक्त, डिवीजन कमिश्नर केंद्र के प्रशासन संबंधी अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण में रखा जा सकता है। डिवीजन कमिश्नर को अधिक शक्तियां दे दीजिए,
मेरी यह धारणा है कि विधानमंडल, मंत्रिमंडल तथा राज्यपाल सभी प्रांतों के लिए हानिकारक। लो कर लो बात। वो तो कह रहा है कि मुख्यमंत्री भी नहीं होने चाहिए, विधानमंडल भी नहीं होने चाहिए, राज्यपाल भी नहीं होने चाहिए, ऐसा कह रहे हैं ब्रजेश्वर प्रसाद जो कि बिहार से हैं। तो अलग अलग सुझाव है, आपको देख लेना चाहिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें हैं। इसके बाद में PS देशमुख साहब आ रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। श्रीमान, मेरे माननीय मित्र ने जो दृष्टिकोण अभी सभा के सामने रखा था उसका मैं समर्थन करता हूं। इस सभा के कई सदस्यों को यह विदित है कि उस उद्देश्य से मैंने एक संकल्प की सूचना दी थी। उस संकल्प में मैंने ये कहा था कि हमारे संविधान का आधार एक अर्ध संघीय प्रणाली ना होकर एक यथोचित एकात्मक प्रणाली होनी चाहिए। मैंने इस संकल्प की सूचना इस ध्यान में रख के दी कि विश्व की वर्तमान स्थिति में यह आवश्यक है कि भारत एक सुसंगठित और एक सशक्त राष्ट्र हो ताकि विश्व शांति बनाए रखने में प्रमुखता से भाग ले सके और निर्णय कार्य कर सके। मैंने अपने संकल्प में यह भी कहा था कि किस कारणों से मैं इस नतीजे पर पहुंचा। कुछ लोग ये कहेंगे कि संविधान का मसौदा तैयार करते समय इस पर जोर क्यों नहीं दिया गया। सौभाग्य से अथवा दुर्भाग्य से विद्यमान सरकार से अधिक और किसी ने यह स्पष्ट नहीं किया, ना इस विषय पर सोचा। एक्चुअली में बात इस विषय पर चल रही है कि राज्यपाल का पद, जैसे कि ब्रजेश्वर प्रसाद ने कहा कि होने की जरूरत ही नहीं है, तो हमें एकात्मक शासन व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। राज्यपाल की आवश्यकता तो संघात्मक शासन व्यवस्था में पड़ती है, ऐसा वो कह रहे हैं। जब वो कुछ बात से हट जाते हैं तो अध्यक्ष साहब उन्हें कह रहे हैं कि भाई आप अपनी बात तक, जो टॉपिक जो चल रहा है उसी तक अपने आप को सीमित रखिए, आप दूसरी बातों की ओर मत जाइए। इसके बाद में सिद्धवा जी, RK सिद्धवा जी बोल रहे हैं, श्रीमान श्री साहू के संशोधन में यह कहा गया कि प्रत्येक प्रांत को एक राज्यपाल भेजने का अवसर मिलना चाहिए। मुझे इस विचार से सहानुभूति है कि प्रत्येक प्रांत को विभिन्न प्रांतों में राज्यपालों को भेजने का अवसर मिलना चाहिए। यद्यपि मैं किसी प्रांत में उसी प्रांत का कोई निवासी राज्यपाल नियुक्त न करने की जो प्रथा इस समय अपनाई गई है उससे पूर्णतया सहमत हूं, किंतु मेरे विचार से प्रत्येक प्रांत को यदि वहां सुयोग्य व्यक्ति हो तो उन्हें राज्यपाल बनाकर भेजने का अधिकार होना चाहिए। इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए और एक या दो प्रांतों से ही राज्यपाल को नहीं चुना जाना चाहिए। बड़ी जबरदस्त बात सिद्धवा जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई प्रत्येक राज्य को अपने यहाँ से एक न एक राज्य में राज्यपाल बनाकर भेजने का पावर तो होना चाहिए, खाली एक दो राज्य से ही सारे राज्यपाल क्यों बनाए जाते हैं, इस प्रकार की वो बात कह रहे हैं। वैसे कोई मुझे बताएगा अभी राजस्थान से कितने व्यक्ति अलग अलग राज्यों में राज्यपाल हैं? अभी राजस्थान से कितने व्यक्ति अलग अलग राज्यों में राज्यपाल हैं, बताएंगे कोई? बताइए, या है कि नहीं है? दो बताओ ना, कहां पर? आसाम में है, बिल्कुल ठीक है। गुलाब चंद जी कटारिया, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, गुलाब चंद जी कटारिया तो ठीक बात है। ये उसी विषय पर चर्चा चल रही है कि हर राज्य से एक व्यक्ति को किसी न किसी अन्य राज्य में राज्यपाल बनने का मौका मिलना चाहिए। अरे ये यूपी में कलराज जी मिश्र राजस्थान में मेरे भाई, क्या बात कर रहे हो? ये कह रहे हैं, ये जो चर्चा चल रही है उसमें ये कह रहे हैं कि एक दो राज्य के ही लोगों को पूरे भारत के विभिन्न राज्यों में गवर्नर बनाने का मौका मिलता है, जबकि हर राज्य को मौका मिलना चाहिए। एक राज्य में तो कम से कम उसका व्यक्ति राज्यपाल होना ही चाहिए, केवल एक दो जगह के ही राज्यपाल पूरे भारत में नहीं होने चाहिए। इस प्रकार की चर्चा चल रही है। ठीक है, अब इसके बाद में वो कह रहे हैं कि यद्यपि मैं इस तर्क से पूर्णतया सहमत हूं, किंतु मेरी ये धारणा के संदर्भ में संविधान में संशोधन नहीं करना चाहिए और उसे मूल रूप में रहने देना चाहिए। राज्यपालों की नियुक्ति के संदर्भ में ये प्रश्न हमारे सामने आएगा, तब इस पर आगे विचार हो सकता है। इस प्रकार की बातें वो कह रहे हैं। आगे चाय, चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो आप बता दीजिए अब किस प्रकार का चर्चा आगे बढ़ रही है। रोहिणी कुमार चौधरी जी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी या राज्यपाल का निर्वाचन किया जाएगा। आपको मैं यहां बात बताना चाह रहा हूं कि इनिशियल स्टेज में
जब संविधान बनना शुरू हुआ था, उस समय हमने जिस प्रकार के संशोधनों को, जिस प्रकार के अनुच्छेदों को स्वीकार किया था, उसमें हमने ये माना था कि राज्यपाल का निर्वाचन किया जाएगा। बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, हमने शुरुआती दौर में ये माना कि राज्यपाल का निर्वाचन किया जाएगा। यहाँ तक आते आते हमने स्वीकार करना शुरू कर दिया कि नहीं, राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। और यहीं से चर्चा बिगड़ जाएगी। वो कहेगा राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे तो राष्ट्रपति तो केंद्र सरकार की जो मंत्री परिषद है उसकी सलाह पर नियुक्ति करेंगे। फिर वो आगे कहेंगे कि जब राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर राज्यपालों की नियुक्ति करेंगे तो हमेशा कोई कांग्रेस की सरकार थोड़ी रहेगी राज्यों में। आज केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन ये सिस्टम हमेशा थोड़ी रहेगा। कभी ऐसा समय भी आएगा कि जब राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें बनेगी, ये सब डिस्कशन होगा। अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें बनेगी, जब केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किए जाएंगे और वो राज्यपाल जब विभिन्न दलों की राज्य सरकारों के वहाँ पर काम करने जाएंगे तो वहाँ पर झगड़ा नहीं होगा क्या? इस विषय पर अब चर्चा होने वाली है। देखेंगे, फिलहाल चर्चा होगी कि राज्यपाल का पहले तो आपने कहा निर्वाचन कराएंगे और अब नियुक्ति वाले सिस्टम पर कैसे आ गए। अब इस विषय पर चर्चा होने वाली है। तो बड़ी जबरदस्त चर्चा है। रोहिणी कुमार चौधरी जी बात को रख रहे हैं। आप देखिए, मैंने आपको कई बार बताया था कि शब्दों की बड़ी जादूगरी है। एडवाइस होना चाहिए या सजेशन होना चाहिए। फीडबैक लिंक 5 मिनट रुक जाओ, इसके बाद में देना। एडवाइस होना चाहिए, सजेशन होना चाहिए, रिकमेंडेशन होना चाहिए। इसी प्रकार से एक शब्द है मे, MAY, मे होना चाहिए या शैल होना चाहिए। तो प्रोफेसर KT शाह एक संशोधन लेकर आए। वो कह रहा है कि मे शब्द के स्थान पर शैल शब्द लिख दीजिए। और कौन से अनुच्छेद में? आप जानते हैं भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 154, जिसमें बता रखा है कि राज्यपाल के पास राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां होगी, एग्जीक्यूटिव पावर्स उल्लेखित कर रखा है। The executive power of the state shall be vested in the governor and shall be exercised by him in accordance with the constitution and the law। तो ये जो शैल जो शब्द है, वो शैल शब्द रखने की बात हो रही है। लिखा हुआ है मे, ऐसा प्रोफेसर KT शाह संशोधन लेकर आए। अब प्रोफेसर KT शाह के बाद में मोहम्मद ताहिर साहब आ रहे हैं। मोहम्मद ताहिर साहब कह रहे हैं कि में जो शब्द लिखा हुआ है उसकी जगह शैल शब्द लिखिए, ऐसा तो KT शाह कह रहे हैं। और मोहम्मद ताहिर साहब कह रहे हैं में शब्द के बाद में ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट, यानी राज्यपाल अपनी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का इस्तेमाल किसके बिहाफ पर करेगा? राज्य के लोगों के बिहाफ पर करेगा, ऐसा जोड़ दीजिए। ऐसा कौन कह रहे हैं? मोहम्मद ताहिर साहब कह रहे हैं, बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट। वो कह रहे हैं इस संशोधन का उद्देश्य सरल और स्पष्ट है। मैं ये चाहता हूं कि राज्यपाल को प्रांत में किसी और से शक्तियों को प्रयोग में लाना चाहिए, वह प्रांत के लोगों की ओर से ही शक्तियों को प्रयोग में लाए। इस प्रकार की शब्दावली जोड़ना चाहते हैं। फिर एक संशोधन लेकर है नजरुद्दीन जी अहमद साहब। वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 130 के खंड 2 के उपखंड A में ट्रांसफर टू द गवर्नर एनी फंक्शंस कन्फर्ड बाय एनी एग्जिस्टिंग लॉ ऑन, शब्दों के स्थान पर इस प्रकार की शब्दावली लिख दीजिए। नजरुद्दीन जी अहमद साहब ये लिखे आए। इसके बाद में आ रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। वो क्या कह रहे हैं जरा देखिएगा। श्रीमान, ये अनुच्छेद 42वें अनुच्छेद के सम्मानी है। 42वां अनुच्छेद एक्चुअली में राष्ट्रपति से संबंधित है, जो मैं उस समय के संविधान की बात कर रहा हूँ, इस समय के संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ। जिस प्रकार से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 53 आज का राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी शक्तियां दे रहा है, ठीक उसी प्रकार से यह अनुच्छेद भी राज्यपाल को कार्यपालिका संबंधी शक्तियां दे रहा है। इसमें आपको ऑब्जेक्शन क्यों है, ऐसा अम्बेडकर कह रहे हैं। यह अक्सरस अनुच्छेद 42 के समान ही है। संशोधन की पुस्तक में मुझे यह दिखाई देता है कि अनुच्छेद 42 के संदर्भ में बिल्कुल इसी प्रकार के संशोधन उपस्थित किए गए थे और उन पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श हुआ था। अनुच्छेद 42 और अब के संशोधन के संदर्भ में मैंने जो कुछ कहा था, उस समय के संशोधन के संदर्भ में मैंने जो कुछ कहा, उस पर अधिक कहने से लाभ नहीं होगा। मैं बात अपनी वापस रिपीट करना नहीं चाहता। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा कि जब राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के संदर्भ में
हमने इस विषय पर बिल्कुल बहुत ढंग से विस्तार से चर्चा कर ली। उस समय जो संशोधन रखे गए थे वे संशोधन अब राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्ति में रख दी। उस समय मैंने जो बात कह दी उस बात को अब मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये बात हो गई है, इसलिए मैं अब उसके बारे में और कुछ कहना नहीं चाहता हूं, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। तो नजरुद्दीन जी अहमद का भी संशोधन गिर गया, प्रोफेसर के.टी. शाह का भी संशोधन गिर गया और राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के संदर्भ में जो अनुच्छेद है वो संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। अब अनुच्छेद 131 आ रहा है, वो जरा देखिए। इस अनुच्छेद के संदर्भ में माननीय सदस्य इस और ध्यान देंगे कि मसौदा समिति ने 2 विकल्प दिए हैं। संशोधन इन विकल्पों में से एक विकल्प के संदर्भ में, इसलिए मेरे विचार से सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि एक विकल्प के संदर्भ में किसी संशोधन पर विचार कर लिया जाए और यदि वह स्वीकार कर लिया तो अन्य विकल्प के संदर्भ में सभी संशोधन स्वतः ही गिर जाएंगे। एक्चुअली में देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने साझा करना चाह रहा हूं। आज जो एक अनुच्छेद आ रहा है उस अनुच्छेद के संदर्भ में मसौदा समिति ने भी उस अनुच्छेद के लिए 2 विकल्प दिए हैं कि इन दोनों में से एक विकल्प को संविधान सभा स्वीकार कर ले। यानी मसौदा समिति ने भी अपनी ओर से फाइनल कुछ भी नहीं रखा है, ये देखना चाहते हैं। तो घनश्याम सिंह जी गुप्त जो कि मध्य प्रांत और बराड़ से, वो क्या कह रहे हैं, श्रीमान मेरा सुझाव यह है संशोधनों को उठाया जा सकता है, परंतु पहले हमें इस संदर्भ में निर्णय कर लेना चाहिए कि हम कौन सा विकल्प स्वीकार करते हैं, इसी के बाद संशोधन रखे जाए, ऐसा वो घनश्याम दास जी गुप्त कह रहे हैं। ठीक है, तो टीटी कृष्णमाचार्य जी क्या कह रहे हैं, ये प्रस्ताव पर छोड़ देना चाहिए कि कौन से विकल्प के संदर्भ में विचार किया जाए। देखिए एक्चुअली में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली मसौदा समिति ने राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कोई फाइनल ड्राफ्ट बनाकर नहीं दिया। उन्होंने खुद ने 2 विकल्प दिए संविधान सभा के सामने, आप चाहो तो इसको स्वीकार करो, आप चाहे तो इसको स्वीकार करो। अध्यक्ष के सामने समस्या ये आ गई कि इसको स्वीकार करे तो इसके संदर्भ में संशोधन ये है, इसको स्वीकार करे तो इसके संदर्भ में संशोधन ये है। तो पहले तो हम तय करें कि कौन सी बात को हम स्वीकार कर रहे हैं, इसके बाद में संशोधन रखने को कहा जाए। क्योंकि अगर इसके संदर्भ में संशोधन रखने को कह दिया गया और स्वीकार हमने ये किया तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, ऐसा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। तो अध्यक्ष साहब हम निर्णय सुना रहे हैं। प्रश्न केवल यह है कि संशोधन पर किस क्रम से विचार किया जाए। पहले निर्वाचन के प्रश्न को मैं निपटा देना चाहता हूं कि क्या राज्यपाल का निर्वाचन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसके संदर्भ में थोड़ा सा विवाद है, इसको मैं निपटाने के लिए पहले कह रहा हूं। तो अध्यक्ष साहब आप डॉक्टर अंबेडकर से पूछ रहे हैं कि क्या डॉक्टर अंबेडकर किसी एक विकल्प को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो डॉक्टर अंबेडकर क्या कह रहे हैं, श्रीमान इस संदर्भ में मैं कुछ कहना चाहता हूं कि कौन सी प्रक्रिया स्वीकार की जाए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस समय अनुच्छेद 131 के विकल्प के रूप में है। दोनों विकल्पों में एक बात समान है और वह यह है कि दोनों में राज्यपाल के निर्वाचन का सुझाव है। निर्वाचन का प्रकार इस समय एक आनुषंगिक प्रश्न है। इसके विपरीत 3-4 संशोधन में एक ऐसा सिद्धांत शामिल है जो अनुच्छेद 131 के मसौदे के दोनों विकल्पों में निहित सिद्धांतों के विरुद्ध है। डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि अभी हम जो कुछ भी संशोधन अनुच्छेद रखने जा रहे हैं राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में, उसमें हमने 2 विकल्प दिए और दोनों विकल्प निर्वाचन के संदर्भ में। और कुछ संशोधन ऐसे भी आए हैं जो राज्यपाल का निर्वाचन चाहते ही नहीं है। तो हमारे पास कुल मिलाकर 3 प्रकार के मौके बन गए हैं, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार का डिस्कशन चल रहा है, आप देख सकते हैं संविधान सभा में। अब सबसे पहले ब्रजेश्वर प्रसाद को परमिशन मिली। ब्रजेश्वर प्रसाद कह रहे हैं अनुच्छेद 131 में ये लिखो, क्या लिखो, द गवर्नर ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय हिज वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति इस संदर्भ में क्या करेगा, वारंट जारी करेगा। ऐसा ब्रजेश्वर प्रसाद लेकर आया है संशोधन। इसके बाद में मोहम्मद ताहिर साहब कह रहे हैं, उनका भी एक संशोधन है, वो भी रखना चाहते हैं, लेकिन अध्यक्ष साहब उनको रोक देते हैं। वो कह रहे हैं कि इसका आशय भिन्न है और वह निर्वाचन के प्रश्न के बाद आएगा, ऐसा करके वो रोक देते हैं। इस प्रकार से संविधान सभा में एक्चुअली में अभी थोड़ी उधेड़ बुन चल रही है कि क्या रखा जाना चाहिए और क्या रखा
नहीं जाना चाहिए, और रखा जाए तो पहले कौन सा रखा जाए, इस विषय पर बात चल रही है। मोहम्मद ताहिर साहब आ रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए, और टीम से मेरा निवेदन है कि इनको फीडबैक शेयर कर दिया जाए, फीडबैक लिंक शेयर कर दिया जाए, बिल्कुल शेयर कर दो। मोहम्मद ताहिर साहब कह रहे हैं, श्रीमान मुझे एक औचित्य प्रश्न करना है। संविधान के मसौदे पर पहले एक समय जब वाद विवाद हो रहा था, तो उस अवसर पर सभा ने एक मत से यह स्वीकार किया था कि राज्यपाल का निर्वाचन होगा। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या किसी सदस्य को सभा के इस निर्णय के विरुद्ध कोई संशोधन उपस्थित करने की आज्ञा मिल सकती है? क्या गजब का प्रश्न उठाया मोहम्मद ताहिर साहब ने। मोहम्मद ताहिर साहब ने कहा कि संविधान सभा ने एक बार इस बात को जब स्वीकार कर लिया कि राज्यपाल का निर्वाचन किया जाएगा, और संविधान सभा ने खुद ने इस बात को स्वीकार कर लिया, तो क्या संविधान सभा के एक मेंबर को इस बात का पावर है क्या कि संविधान सभा के द्वारा पहले जो निर्णय लिए गए उसके विरुद्ध में कोई प्रस्ताव रख दे, और प्रस्ताव रख दे और आपने उसको परमिशन भी दे दी? तो संविधान सभा द्वारा लिया गया निर्णय के खिलाफ में कैसे कोई प्रस्ताव रख सकता है? एक बार निर्णय हो चुका तो हो चुका। वो निर्णय तो तभी चेंज हो सकता है जब संविधान सभा के 1/4 सदस्य इस संदर्भ में पहल करे, तो ही चेंज किया जा सकता है, नहीं तो कैसे चेंज किया जा सकता है? ऐसा वो प्रश्न उठा रहे। तो अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, इस सभा को इसकी स्वतंत्रता है कि वह अपने निर्णय को बदल दे। इसे पूर्व निर्णय में परिवर्तन करके उपस्थित किया गया है। सभा को इसकी स्वतंत्रता है कि वह इसे अस्वीकार कर दे, इसलिए मैं औचित्य प्रश्न का कोई मतलब नहीं देखता हूं। वो उनकी बात को खारिज कर देते हैं। इसके बाद में लक्ष्मण नारायण जी साहू आते हैं। श्रीमान मुझे एक औचित्य प्रश्न करना है। प्रक्रिया संबंधी नियमों के नियम 32 में यह कहा गया है कि कोई ऐसा प्रश्न जिसके संदर्भ में सभा निर्णय कर चुकी है तब तक फिर से उपस्थित नहीं किया जाएगा जब तक कि 1/4 उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्य इसके लिए सहमत नहीं हो। अब देखिए, एचवी कामत साहब भी प्रश्न उठा रहे कि जब हमने एक बार निर्णय ले लिया, क्या निर्णय ले लिया कि राज्यपाल का जब निर्वाचन किया जाएगा, तो हमने निर्णय ले लिया, संविधान सभा ने उस निर्णय को स्वीकार कर लिया, और नियम ये कहते हैं कि संविधान सभा जब एक बार निर्णय ले लेती है तो उसके खिलाफ में संविधान सभा के 1/4 सदस्य ही प्रस्ताव ला सकते हैं, कोई इंडिविजुअल मेंबर नहीं ला सकता। ऐसा एचवी कामत साहब प्रश्न कर रहे हैं। तो अध्यक्ष आप क्या कह रहे मैंने ये मान लिया है कि उपस्थित सदस्यों में से 1/4 से अधिक इसके पक्ष में है। यदि आप चाहते हैं तो मैं इसकी पुष्टि करा सकता हूं। मेरे विचार से 1/4 से अधिक सदस्य इसके पक्ष में है। विश्वनाथ दास बोल रहे हैं, श्रीमान क्या आप इसे केवल मान रहे हैं या आपने वास्तव में सभा का मत भी लिया है? आप खुद मान ही रहे हैं या आपने इसके ऊपर कोई वोटिंग भी करवाई है? आपने खुद नहीं मान लिया कि 1/4 सदस्य ऐसा चाहते हैं? तो अध्यक्ष आप क्या कह रहे हैं, मैंने सभा का मत तो नहीं लिया है, किंतु मैं जानता हूं कि वह इसी प्रकार है। यदि आप चाहते हो तो मैं सभा का मत भी ले सकता हूं। तो टीटी कृष्णमाचार्य जी कह रहे निर्णय सुनाया जा चुका है, क्या अब कोई सदस्य महोदय इस पर आपत्ति कर सकते हैं? तो एचवी कामत साहब क्या कह रहे, सभा को स्मरण होगा कि 1947 के अगस्त के अधिवेशन में हमने कार्यपालिका के संदर्भ में कुछ अनुच्छेद स्वीकार किए थे, जिनमें कई स्थलों पर भारतीय राज्य को संघात्मक राज्य कहा गया, किंतु इस समय हम जिस संविधान के मसौदे पर विचार कर रहे हैं उनमें से ये शब्द मेरे विचार से कुछ सारपूर्ण कारणों के आधार पर जानबूझकर निकाल दिए गए। इस प्रकार की बात एचवी कामत साहब कह रहे हैं। फिर वो एचवी कामत साहब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए भी कह रहे हैं कि प्रांत के सभी प्रौढ़ मतदाता द्वारा राज्यपाल निर्वाचित किया जाएगा, इसलिए वह यह समझेगा कि वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा श्रेष्ठ है और राज्य के मुख्यमंत्री से कहीं अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि मुख्यमंत्री केवल एक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होगा और बहुसंख्यक दल का नेता होने के कारण राज्यपाल द्वारा मनोनीत होगा। इस प्रकार राज्य में दो परस्पर विरोधी प्राधिकार हो जाएंगे यदि राज्यपाल का निर्वाचन होता है तो। ऐसा एचवी कामत साहब अपनी बात को उठाते हुए कह रहे हैं। अब सरदार हुकुम सिंह जी क्या कह रहे हैं, श्रीमान जो संशोधन उपस्थित किया गया उसका मैं विरोध करता हूं। मेरे विचार से हम में से वे लोग जिन्होंने संशोधन की सूचना दी एक संकट की स्थिति में पड़ गए, क्योंकि सभा इस प्रश्न पर बिना हमको सुने हुए और बिना हमारे संशोधनों पर, हमारे कथन पर विचार किए हुए निर्णय करने जा रही है। मेरे नाम से भी एक संशोधन है 2006। मेरे मतानुसार दूसरा विकल्प ही सर्वोत्तम है। इस प्रकार की वो बात कह रहे हैं। फिर आ रहे हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो कि खुद भी प्रारूप समिति के एक मेंबर है। वो क्या कह रहे हैं, श्रीमान लगभग 2 वर्ष पूर्व जो निर्णय किया गया था उसे दृष्टि में रखते हुए तथा इससे भी दृष्टि में रखते हुए
सभी बातों को ध्यान में रखकर मुझे विश्वास है कि सबसे अच्छा यही होगा कि हम श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के संशोधन को स्वीकार कर ले। ब्रजेश्वर प्रसाद का संशोधन क्या है? राज्यपाल विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सो इलेक्शन होगा राज्यपाल का, इस प्रकार की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कह रहे हैं कि हमको ब्रजेश्वर प्रसाद का संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर वो आगे कह रहे हैं, इस सभा में प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों पर, अर्थात कोई कह रहा है कि सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर राज्यपाल का चुनाव होना चाहिए, कोई कह रहा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यपाल का चुनाव होना चाहिए, कोई कह रहा है कि राज्यपाल को ऊपर के सदन के द्वारा एक नामावली प्रस्तुत करने और राष्ट्रपति द्वारा उनमें से किसी चुने जाने के द्वारा राज्यपाल नियुक्त होना चाहिए, कोई कह रहा है मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा चुने जाने। ये 4 प्रकार के विकल्प है हमारे सामने। कोई कह रहा है राज्यपाल का चुनाव होना चाहिए वयस्क मताधिकार के आधार पर, कोई कह रहा है कि अनुपातिक निर्वाचन पद्धति के आधार पर राज्यपाल का निर्वाचन होना चाहिए, कोई कह रहा है कि राज्य की विधानसभा एक लिस्ट भेजेगी राष्ट्रपति के सामने और राष्ट्रपति उन लिस्ट में से किसी एक व्यक्ति को टालकर राज्यपाल बनेगा, इस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए। कोई कह रहा है कि नहीं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल नियुक्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रस्ताव सामने आ रहे हैं। फिर वो आगे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कह रहा है कि भाई भारत का विभिन्न राज्यों का राज्यपाल और यूएसए का जो राज्यपाल है उसमें बड़ा अंतर है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समानता नहीं है, क्योंकि अमेरिका में जो राज्यपाल है, अमेरिका के विभिन्न राज्यों में जो राज्यपाल है वो इलेक्टेड होता है। हमारे यहाँ पर राज्यपाल इलेक्टेड नहीं होगा, वो मनोनीत होगा। तो इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार की कोई तुलना नहीं कर सकते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये विचार भी है आपके सामने। क्या हो गया भाई? हाँ, तो राज्यपाल किस तरह से नियुक्त किए जा रहे हैं, इस बारे में बात हो रही है कि राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए या फिर राज्यपाल का चुनाव होना चाहिए, ये विषय चल रहा है। बीजी खैर साहब कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये सभा अपने निर्णय को दोहराना चाहती है जो उसने इस विषय में 2 वर्ष पहले लिए थे, मैं ये समझता हूँ कि मुझे इस संशोधन में सन्निहित सिद्धांत के संदर्भ में कुछ शब्द कहने चाहिए। मैं उसका सच्चे हृदय से समर्थन करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि जब हमने ये निर्णय किया था और तब से देश की स्थिति में बड़ा बदलाव आ गया। बीजी खैर साहब जो कि बॉम्बे से हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई पहले इनिशियल स्टेज में जब हमने ये कहा था कि राज्यपाल का निर्वाचन होगा, उस समय बात 1947 की थी। उस समय देश अलग परिस्थितियों में था और वर्तमान में देश अलग परिस्थितियों में है। उस समय जिस तरह की मुसीबतों का सामना हमको करना पड़ा, उसके बाद हमने निर्णय किया कि केंद्र सरकार का राज्य सरकारों पर नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। इसलिए राज्यपाल का निर्वाचन नहीं करवाएंगे, हम राज्यपाल को नियुक्त करवाएंगे राष्ट्रपति के द्वारा और वो राष्ट्रपति या केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करेगा। उस समय और वर्तमान की परिस्थितियों में बड़ा अंतर आ गया है, ऐसा वो बीजी खैर साहब कहना चाहते हैं, जो खुद क्या है, बॉम्बे के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। बीजी खैर साहब आगे क्या कह रहे हैं, क्या यही कारण है कि हम निर्वाचित राज्यपालों के स्थान में मनोनीत राज्यपालों की व्यवस्था करें? मुझे केवल एक कारण दिखाई देता है और वह यह है कि मेरे माननीय मित्र डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिष्ठा में कुछ परिवर्तन हुआ है। वो कह रहे हैं कि 1947 में डॉक्टर अंबेडकर जिस पोजीशन में थे और 1949 के आते आते डॉक्टर अंबेडकर जिस पोजीशन में आ गए, उससे मुझे लगता है कि राज्यपाल का निर्वाचन होगा या राज्यपाल की नियुक्ति होगी, उस स्थिति में परिवर्तन आ गया। तो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं, उनको टोक रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप व्यक्तिगत आक्षेप मत कीजिए किसी भी प्रकार का। तो रोहिणी साहब कह रहे हैं, क्या मैं डॉक्टर अंबेडकर की ओर संकेत भी नहीं करूं? तो वो अध्यक्ष साहब कह रहे हैं, नहीं, आप डॉक्टर अंबेडकर की ओर संकेत करें नहीं करें, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। तो संविधान सभा में किस तरह से चर्चा हुई वो जरा देख लीजिए। रोहिणी कुमार चौधरी जी एक बात बड़ी जबरदस्त कह रहे हैं राज्यपालों के संदर्भ में। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा सत्ता में रहेगी, ये किसने कहा? जरा देखिए, मैं एक स्पष्ट बात है मैं बताना चाहता हूं, इसके ये कैसे माना जा सकता कि हमेशा कांग्रेस दल ही अथवा कोई अन्य दल ही सत्तारूढ़ रहेगा और किसी अन्य दल का प्रधानमंत्री नहीं होगा? क्या केंद्र में और विभिन्न प्रांतों में इस प्रकार के अवसर ही उपस्थित नहीं होंगे? इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए श्रीमान मेरा निवेदन है, यदि निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार न करके हम वर्तमान व्यवस्था को स्वीकार करें तो संघर्ष की संभावना बढ़ जाएगी। रोहिणी कुमार चौधरी जी कह रहे हैं कि नहीं, राज्यपाल को नियुक्त राष्ट्रपति के द्वारा करवाओगे तो बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में झगड़ा होगा। और वो आगे कह रहे हैं कि क्या पता हमेशा कांग्रेस की सरकार रहेगी, ये किसने कहा? और क्या पता राज्यों में अलग राज्यों की सरकार, अलग दलों की सरकार नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में उनमें संघर्ष बढ़ जाएगा, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं
रोहिणी कुमार चौधरी जी। फिर हरदनाथ कुंजरू जी क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय 2 वर्ष पूर्व मैंने तथा कुछ अन्य सदस्यों ने दुर्भाग्य से इस सभा को यह समझाने का निष्फल प्रयास किया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्यपालों को निर्वाचित करने की प्रणाली स्वीकार नहीं की जाए। हरदनाथ कुंजरू जी कह रहे हैं, अरे साहब मैंने तो 2 साल पहले भी कोशिश की थी कि देखो वयस्क मताधिकार के आधार पर राज्यपालों का निर्वाचन मत करवाओ, लेकिन आपने मेरी बात मानी नहीं और संविधान सभा ने राज्यपालों के निर्वाचन की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया। अब आप 2 साल बाद में कह रहे हो कि राज्यपालों का निर्वाचन नहीं करेंगे, हम राज्यपालों को नियुक्त करेंगे। क्या मेरे हिसाब से तो ये अच्छा ही है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से चर्चा बढ़ रही है। वो कह रहा है कि अच्छा तो ये होगा कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के हाथों की कठपुतली बनने के स्थान पर प्रांतीय विधायकों को किस निश्चित अवधि के अंदर अस्वीकार करने की शक्ति राष्ट्रपति को दे दी जाए। वो कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि अगर राज्यपाल इस तरह से नियुक्त किए गए तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, राज्यपाल राज्य में क्या क्या भूमिका निभाएगा, राष्ट्रपति को तो आप पावर किस तरह का दे रहे हैं, उस संदर्भ में राष्ट्रपति का निर्वाचन हो रहा है, राज्यपाल को भी उसी प्रकार के पावर दे रहे हैं लेकिन राज्यपालों का निर्वाचन नहीं हो रहा है, राज्यपाल केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जा रहे हैं, तो बहुत सारी समस्या भी आएगी। ऐसे ऐसे विषय पर चर्चा चल रही है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बातें आज मोटी मोटी समझ में आ गई होगी कि आज किन किन विषयों पर चर्चा हुई। इसके बाद में जब चर्चा चल रही है तो बात को खत्म किया जा रहा है और बात खत्म की, एकदम बात खत्म कर दी गई। बीजी खैर साहब बीच में बोल रहे हैं कि क्या माननीय सदस्य महोदय संशोधन का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो एक तरफ तो कह रहा है कि 2 साल पहले मैंने ये कहा था कि राज्यपाल का निर्वाचन मत करवाओ, राज्यपाल को आप नियुक्त करवाने की व्यवस्था करो, आपने उस समय मेरी बात को स्वीकार नहीं किया, अब स्वीकार कर रहे हैं। फिर वो आगे कुछ नियुक्त करने पर क्या क्या समस्या आ सकती है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो फिर एक मेंबर बीजी खैर साहब है, वो कह रहे अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप संशोधन का समर्थन कर रहे हो या इसका विरोध कर रहे हो। और इस तरह से फिर ये बैठक जो है 31 मई 1949 की सुबह 8 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो आज चर्चा हुई सीएजी के संदर्भ में। एजी के आगे सी लगा दीजिए, उस सी का क्या मतलब होगा उस पर चर्चा हुई। नंबर 2, सीएजी जो है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा वारंट के तहत की जाएगी, इस पर चर्चा हुई। सीएजी की जो शपथ है उसके साथ प्रतिज्ञान भी होगा, अनुसूची 3 के अनुरूप होगा। सीएजी से संबंधित जो खर्चा वगैरह जो भी है वो संसद पर भारित व्यय होगा, उस पर चर्चा हुई। सीएजी से संबंधित जो नियम वगैरह बनाने की जो पावर है वो सीएजी के पास तो होगी लेकिन राष्ट्रपति से अनुमोदन कराना होगा, इस विषय पर चर्चा हुई। सीएजी कौन व्यक्ति बनाया जाना चाहिए, क्या अकाउंटेंट ही होना चाहिए या सामान्य सेवा का अधिकारी हो सकता है, इस विषय पर चर्चा हुई। फिर चर्चा आई राज्यपाल के संदर्भ में, राज्यपाल निर्वाचित होना चाहिए या नियुक्त होना चाहिए, इस विषय पर चर्चा हुई। कई मेंबर्स ने अपने अपने विचार रखे। अगले 3-4 दिन तक हम राज्यपाल पर ही चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है ये चर्चा आपको बड़ी अच्छी लगी होगी और मेरा एक हमेशा की तरह निवेदन ये कि अपना वीडियो जो है ऑन कर लीजिएगा और फोटो हम लोग ले लेते हैं। विजय कुमार वर्मा जी, बग्गाराम जी, किशोर जी, श्रवण कुमार उपाध्याय जी, ज्योति वर्मा जी, भावना भाटी, सरिता जी, सुगना देवी जी, विजय कुमार जी, अंशु वर्मा जी, नेहा पटेल जी, राहुल जी, विराट भाई, ज्योति वर्मा जी, निकेश, सुरेश कुमार जी, रविंद्र रेणवा जी, संजू जी, शुभम जी, सुमन जी, बेबी जी, अर्पित जी, दुर्गा वर्मा जी, अंजू जी, जयप्रकाश दायमा जी, प्राची शर्मा जी, हरमन जी, डॉक्टर राजेंद्र मीणा जी, संगीता जी भादु, चंद्रवीर गर्ग, अजय जी सांसी, कविता कुमारी आई थिंक, हंसराज जी सोडा, सुखदेव जी, मुकेश कुमार जी, सहदेव गुजराती जी, हाँ इतने ही नाम दिखाई दे रहे हैं। हाँ अंशु जी, शुभम रांका जी, हाँ ठीक है। अभी इसी स्क्रीन पे एक साथ में 41 नाम ही दिखाई दे रहे हैं। कोई बात नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल्दी जल्दी आप अपना स्क्रीन चेंज कर करके लेते रहिएगा नाम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से ताकि अटेंडेंस रहे। और कल सुबह 31 मई 2024 को हम लोग 7 बजे खैर मिलेंगे ही मिलेंगे। जल्दी से वीडियो ऑन कर लीजिए, जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
भावना, हमेशा इस वीडियो ऑन करते समय ही नहीं आना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करना है। बड़ी निराशा है मुझे, मेरे खुद के स्कॉलर्स नहीं जुड़ पाते हैं। ये बड़ी, देखिए कितनी बड़ी विडम्बना की बात है, और ये बात मैं मंच से कह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कल सुबह ठीक 7 बजे मिलते हैं। थैंक यू।